एक ट्रेन पर 3 क्षमता उपयोग करता। मेरे दिमाग में आवाजें मुझे बताती हैं कि अगर मैं आप सभी को खा जाऊं तो मैं और अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगा। धप धप धप। तांग हाई की ओर एक गुप्त वायु तोप का हमला हुआ, लेकिन इस बार वह नीचे झुका हुआ था, एक हाथ से ट्रेन की छत पकड़े हुए और दूसरे हाथ से अपना चेहरा बचाए हुए। उसने हमले का सीधा सामना किया। झनकार झनकार झनकार। वायु तोप के जबरदस्त प्रभाव से उसका शरीर केवल थोड़ा सा कांप उठा, कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। यह देखकर लिन जियान का चेहरा काला पड़ गया। तुम्हारी ये छोटी छोटी तरकीबें अब बिल्कुल बेकार हैं। हे बस हार मान लो और मुझे तुम्हें खाने दो। और तुम्हारी ट्रेन में जो 3 लड़कियां हैं वे कितनी कोमल हैं। उनका मांस तो और भी स्वादिष्ट होगा। ओह ठीक है। तांग हाई की रक्तलाल त्रिकोणीय आंखें लिन जियान को घूरते हुए चौड़ी हो गईं। क्या तुम्हें पता है, मेरे विकास के बाद मेरी एक क्षमता बहुत बढ़ गई है, मेरी प्रजनन शक्ति। तुम्हें लगता है तुम्हारी ट्रेन में सवार 3 खूबसूरत लड़कियां मुझे संभाल सकती हैं? हे झनकार। एक साया तेजी से आगे बढ़ा और ठंडी रोशनी की एक किरण चमक उठी। बिजली के चाकू की धार सीधे तांग हाई के गले पर लगी। उसकी प्रतिक्रिया तेज थी। एक हाथ से उसने चाकू पकड़ने की कोशिश की। हालांकि टंगस्टन टाइटेनियम मिश्र धातु से बना वह ब्लेड ऐसा नहीं था जिसे केवल शरीर ही रोक सके। उसने उसकी उंगलियों की त्वचा को चीरते हुए उसकी गर्दन को छूते हुए निकल गया। लिन जियान की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। तांग हाई को नंगे हाथों चाकू पकड़ने की कोशिश करते देख उसने अपनी कलाई जोर से हिलाई। स्लैश। ब्लेड फिर चमक उठा और तुरंत तांग हाई की 4 उंगलियां कट गईं। तांग हाई का चेहरा बिगड़ गया, उसका शरीर कांप उठा और उसने दर्द भरी चीख निकाली। अपना हाथ पकड़े हुए वह बेथाशा पीछे हट गया। लिन जियान उसे भागने नहीं देना चाहता था। बिना किसी हिचकिचाहट के वह आगे बढ़ा, इस बार तांग हाई का सिर धड़ से अलग करने के लिए प्रतिघात करने को तैयार। लेकिन जैसे ही तांग हाई पीछे हटा, उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान आ गई। कटी हुई उंगलियां तेजी से काले मांस से भर गईं और भालों की तरह लिन जियान की ओर झपटी। लिन जियान की पुतलियां सिकुड़ गईं, ठंडा पसीना टपक रहा था। क्या ये आदमी कटी हुई उंगलियां फिर से उगा सकता है? बर्फ ढाल। सहज ज्ञान से कार्य करते हुए लिन जियान ने अपना हाथ उठाया और एक बर्फ ढाल का निर्माण किया। अभी भी वही कमजोर चाल चल रहे हो? तांग हाई ने उपहास किया। उसके लिए लिन जियान की सुरक्षा हास्यास्पद रूप से कमजोर थी। लेकिन जैसे ही उसकी 5 पंजे जैसी उंगलियों ने बर्फ की ढाल को भेदा, वे अचानक रुक गईं, मानो किसी लोहे की प्लेट से टकरा रही हों। झनकार। लिन जियान की बर्फ की ढाल के पीछे एक मोटी स्टील की प्लेट कहीं से प्रकट हो गई थी। यांत्रिक विनिर्माण। धम्मा। तांग हाई के पंजे बर्फ को चीरते हुए स्टील की प्लेट में धंस गए। जबरदस्त बल ने प्लेट को लिन जियान की ओर धकेल दिया, जो समय रहते बच नहीं सका। प्लेट ने हमले को रोकते हुए उससे टकराकर उसे ट्रेन से उछाल दिया। बैंग बैंग। ठंडी हवा लिन जियान के कानों में गर्जना कर रही थी जब वह बख्तरबंद प्लेट के किनारे से बुरी तरह चिपका हुआ था, जिससे उसका गिरना रुक गया। धमाका। दूर से एक तेज आवाज आई। लिन जियान ने नजर घुमाकर देखा कि लो ये को भी सफेद दानव ने टक्कर मार दी है, जिससे वह भी ट्रेन से उड़कर नीचे गिर गया। लो ये, लिन जियान चिल्लाया। ध्यान भटकने के उस पल में तांग हाई की रक्तलाल आंखें द्वेष से चमक उठीं। उसका चेहरा भयानक हो गया और उसके चारों ओर काले रक्त की धुंध छा गई, जैसे ही वह अपने पंजों को आगे बढ़ाते हुए गुस्से से चिल्लाते हुए आगे बढ़ा। बेवकूफ, तुम अब भी दूसरों की परवाह करते हो? खतरे को भांपते हुए लिन जियान ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसकी हथेली में एक सफेद रोशनी चमकी और उसका यांत्रिक हृदय सक्रिय हो गया, जिससे एक लोहे की जंजीर बनी जो तेजी से फैल गई। लो ये ने स्थिति को भांपते हुए जंजीर को हवा में ही पकड़ लिया और खुद को ट्रेन की ओर खींच लिया। गति का लाभ उठाते हुए लो ये ट्रेन की छत पर वापस आ गिरा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सामने से आती हुई सफेद परछाई की ओर मुक्का मारा। तांग हाई की अभिव्यक्ति तब रुक गई जब उसने महसूस किया कि एक विशालकाय आकृति आकाश से उतर रही है और सीधे उस पर एक शक्तिशाली मुक्का मार रही है। तुम बकवास कॉम्बो चाल। धमाका। लो ये की जबरदस्त मुक्का ने तांग हाई के चेहरे के आधे हिस्से को कुचल दिया। इस प्रहार से वह तोप के गोले की तरह उछलकर सीधे उस आक्रमणकारी सफेद दानव के रास्ते में जा गिरा। सफेद दानव ने किसी आती हुई वस्तु को भांप लिया और गुस्से से दहाड़ उठा। उसका खुला हुआ मुंह आगे की ओर झपटा और हवा में ही नीचे की ओर दांत गड़ा दिए। आह! तांग हाई की पीड़ा भरी चीख रात में गूंजती रही। क्रंच।
खून के फटने और हड्डियों के टूटने की आवाज गूंज रही थी, जिससे रीढ़ में सिहरन दौड़ रही थी। तांग हाई को संघर्ष करने का कोई मौका नहीं मिला। कुछ ही सेकंड में सफेद दानव ने उसे टुकड़ों में चबा डाला। लिन जियान और लुओ ये सदमे से जम गए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि यह मुक्का सचमुच तांग हाई को राक्षस के हवाले कर देगा। क्रंच क्रंच। सफेद दानव ने बेतहाशा कुतरकर तांग हाई को कुछ ही पलों में निगल लिया। उसकी रक्तलाल खोखली आंखें और भी भयंकर चमक रही थीं, जिनमें से द्वेष झलक रहा था। मेरा हाथ पकड़ो, लुओ ये अपनी चोटों के बावजूद ट्रेन की छत पर वापस चढ़ गया। किनारे तक पहुंचकर उसने लिन जियान को वापस ऊपर खींच लिया। जैसे ही लिन जियान ने खुद को संभाला, उसने आगे देखा और ट्रेन की छत पर दुबका हुआ एक सफेद दानव देखा। उसकी भयावह निगाहें उन पर गड़ी थीं, उसके मुंह से खून टपक रहा था। एक घना दमनकारी रक्त का कोहरा उसे घेरे हुए था और ऐसा लग रहा था जैसे विकसित क्षमता वाले तांगहाई को निगलने के बाद उसका शरीर एक विचित्र परिवर्तन से गुजर रहा हो। यह तो बुरा हुआ, लिन जियान को तुरंत खतरे का आभास हुआ। उसी समय उसने कार नंबर 5 के पीछे से एक छोटा सा सिर झांकता हुआ देखा। यह लो शाशा था। उसने छत पर लड़ाई की आवाज जरूर सुनी होगी। अपने छोटे छोटे दांत भींचते हुए उसने ग्रेनेड लॉन्चर थाम लिया और ऊपर चढ़कर मदद करने को तैयार हो गई। उसे देखकर लिन जियान का दिमाग तेजी से घूम गया। वह अचानक चिल्लाया, शाशा, रिमोट, जल्दी करो। उसकी आवाज रात को तीर की तरह चीरती हुई निकली। शाशा एक पल के लिए उलझन में पड़ गई, लेकिन जल्दी ही समझ गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें एहसास से चौड़ी हो गईं और उसने सिर हिलाकर कार में वापस बैठ जाने से पहले अपनी आंखें बंद कर लीं। वह आगे वाली बोगी की ओर दौड़ी, क्योंकि उसे पता था कि वहां किसी को पता होगा कि रिमोट कहाँ है। प्रहार प्रहार। सफेद विशालकाय ट्रेन की छत पर दुबका हुआ, तिरछी सतह पर रेंगता हुआ उनकी ओर बढ़ रहा था। हर कदम उसके पैरों के नीचे लगी धातु की प्लेटों को टेढ़ा मेढ़ा और फाड़ रहा था, मानो वह पूरी छत को चीरकर अलग कर देना चाहता हो। इस बीच उसका शरीर बड़ा होता गया, उसके शरीर से नुकीली हड्डियां बाहर निकल आईं। अंधेरे में वह बेहद डरावना लग रहा था। लिन जियान और लुओ ये पर अपनी नजरें गड़ाते हुए उस दानव ने अपना विशाल मुंह खोला और भयंकर बल के साथ उन पर छलांग लगाने से पहले एक बहरा कर देने वाली दहाड़ लगाई। जियान, सावधान। लुओ ये तनाव में आ गया और विशालकाय के झपटने पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गया। हुश हुश हुश। अचानक कहीं से कई जंजीर जैसे लंगर प्रकट हुए जो सफेद दानव की लंबी भुजाओं को कसकर लपेट रहे थे। जंजीरों का एक सिरा लिन जियान ने मजबूती से पकड़ रखा था, जबकि दूसरा सिरा उसके द्वारा अभी अभी बनाए गए एक भारी स्टील के लंगर से जुड़ा था। लिन जियान, नीचे। गाड़ी के अंदर से चेन सिक्सुआन की आवाज गूंजी। लिन जियान समझ गया कि वो पल आ गया है। उसने लुओ ये को आवाज लगाई। लुओ ये, यह लो। लिन जियान की चीख सुनकर लुओ ये पलटा। तभी लिन जियान ने अपने बाएं हाथ से स्टील के लंगर को पटरियों के पास चट्टानी ढेर की ओर फेंका। उसी समय उसके दाहिने हाथ से एक चमक निकली। उसकी हथेली से पदार्थ तेजी से बाहर निकले, संघनित होते, आकार लेते, गढ़ते और आश्चर्यजनक गति से जुड़ते गए। खटखट खटखट खटखट। तेज धातु की झनकार किसी यांत्रिक सिम्फनी जैसी लग रही थी और कुछ ही पलों में लिन जियान ने एक विशाल स्टील क्लीवर तैयार कर लिया जो चांदनी में चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ट्रांसफॉर्मर के शस्त्रागार से निकला हो। इसे काटने के लिए इसका उपयोग करें। उस समय लिन जियान मानो किसी यांत्रिक देवता की तरह ट्रेन पर उतर आया था। उसने अपने बाएं हाथ से जंजीरें बांध रखी थीं। अपने दाहिने हाथ से उसने एक विशाल हथियार गढ़ा था। काटने के लिए इसका इस्तेमाल करो। लिन जियान के शब्दों में एक डरावना संकल्प था। किकी द्वारा उपहार में दिए गए GK-03 इलेक्ट्रिक ब्लेड के विपरीत स्टीलस्लेन ग्रेटस्वॉर्ड लिन जियान द्वारा स्वयं डिजाइन किया गया था, जिसे उन्होंने अपने खाली समय में बनाया था। अपनी तीक्ष्णता के अलावा इसमें जटिल यांत्रिक विशेषताओं का अभाव था। हालांकि यह लुओ ये के लिए असाधारण रूप से उपयुक्त था, क्योंकि लिन जियान ने इसे प्रबलित टंगस्टन टाइटेनियम मिश्र धातु से गढ़ा था। लिन जियान के वर्तमान यांत्रिक निर्माण कौशल के साथ, जब तक संरचना अत्यधिक जटिल नहीं थी, उसकी शिल्प गति आश्चर्यजनक स्तर तक पहुंच सकती थी। लुओ ये ने सहज ही हथियार पकड़ लिया। तलवार के भारी वजन और जबरदस्त ताकत ने उसकी लड़ने की भावना को जगा दिया। उसकी बाहों की नसें फूल गईं और गले में गर्जना के साथ उसने तलवार को कसकर पकड़ लिया और उस सफेद दानव पर टूट पड़ा। इस बीच लिन जियान ने अपना टंगस्टन टाइटेनियम GK-03 इलेक्ट्रिक ब्लेड पकड़ रखा था। उसका ध्यान एकदम तेज था और वह सही क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। राह! खतरे को भांप कर सफेद दानव ने एक बहरा कर देने वाली चीख निकाली।
लोहे की जंजीरों में अपने पैर फंसे देखकर वह गुस्से से दहाड़ा। लगभग 3 मीटर लंबे पैरों के साथ उसने जोर से लात मारी और आगे की ओर छलांग लगाई। पंजे लिन जियान और लुओ ये की ओर बढ़ा दिए। जाओ, लिन जियान चिल्लाया और अपना ब्लेड लेकर आगे बढ़ा। उसकी आकृति सफेद रोशनी की एक लकीर में धुंधली हो गई। प्रतिक्रिया। एक दहाड़ के साथ लुओ ये ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और खुद को आगे बढ़ाया। उसकी उभरी हुई मांसपेशियां फटने को तैयार लग रही थीं। उसने अपनी तलवार इतनी जोर से घुमाई कि उसकी धार लाल गर्म चमक उठी और हवा में गर्जना करती हुई निकल गई। चीख। डिब्बे के अंदर चेन सिक्सवान ने किकी और लुओ शाशा को कसकर पकड़ रखा था। उसने सफेद रिमोट पर इमरजेंसी ब्रेक बटन दबाया। सैकड़ों टन वजनी और तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा हुआनशिंग 7F इलेक्ट्रिक इंजन जोर से रुक गया। धातु के पहिए पटरियों से चिपक गए, जिससे तेज घर्षण हुआ, जिससे पटरियां और पहिए तुरंत लाल हो गए। जबरदस्त जड़ता के कारण सफेद विशालकाय जहाज का पैर फिसल गया और वह तेजी से आगे की ओर गिरने लगा। उसी क्षण गिरा हुआ लंगर सड़क किनारे मलबे के ढेर में फंस गया, जिससे लोहे की जंजीर खिंच गई और विशालकाय जहाज की गर्दन आगे की ओर झुक गई। यह वह क्षण था जिसका लिन जियान और लुओ ये इंतजार कर रहे थे। ट्रेन के पूरी तरह रुकने से पहले ही दोनों हवा में उछल पड़े। एक क्षण में दो ब्लेड एक साथ टकराए। स्लैश। एक साथ दो तीखी आवाजें गूंजी। चर्चा तलवारें ऐसे गुनगुना रही थीं मानो खुशी से गा रही हों। एक विशाल सिर आकाश में उड़ गया। रात भर सन्नाटा छाया रहा। ट्रेन की छत पर केवल हवा की आवाज और ठंडी होती पटरियों की हल्की सी फुसफुसाहट ही रह गई थी। सफेद दानव का सिर कटा शरीर नीचे पटरियों पर गिर गया, जबकि उसका कटा हुआ सिर छत पर धड़ाम से गिरा। उसका जबड़ा अभी भी तांगहाई के आधे हाथ को पकड़े हुए था और फिर रसातल में लुढ़क गया। प्रहार प्रहार। लिन जियान और लुओ ये के दिल जोरों से धड़क रहे थे। खून में एड्रेनालाइन का जबरदस्त उछाल आ रहा था। दोनों को यकीन नहीं हो रहा था कि उनका पहला संयुक्त प्रयास इतनी शानदार हत्या के साथ खत्म हुआ था। लिन जियान छत पर गिर पड़ा, सांसें तेज चल रही थीं, जबकि लुओ ये झुककर उस विशाल तलवार को सहारा दे रहा था। जिंदगी और मौत की इस लड़ाई ने लगभग उनकी जान ले ली थी। हफ हफ जैसे ही उनका एड्रेनालाइन खत्म हुआ, थकावट और दर्द ने उन्हें घेर लिया। लिन जियान की छाती में भयंकर दर्द हो रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसने पहले छोटी दूरी के मालवाहक इंजन को लगभग 10 घंटे तक निगला था, और उसके बाद यह भीषण लड़ाई। हुआनशिंग 7F इंजन में संचित ऊर्जा के बिना उसके पास बैकलैश पैंतरेबाजी करने या आपातकालीन ब्रेक लगाने की ताकत नहीं होती। टूटी हुई पटरियां, तांगहाई, ज़ॉम्बी भीड़, सफेद दानव, लोहे की जंजीरें, जाली तलवार, आपातकालीन स्टॉप, सभी के प्रयास पूरी तरह से समन्वित थे। टीमवर्क का एक ऐसा स्तर जिसकी लिन जियान ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जैसे जैसे उसका मन भटकता गया, उसे यह एहसास हुआ उसकी यांत्रिक क्षमताएं हाथ से हाथ की लड़ाई के लिए उपयुक्त नहीं थीं। उसे अपनी टीम और ट्रेन के लिए उच्च ऊर्जा वाले हथियार, लड़ाकू मशीनें और रक्षात्मक हथियार बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था। यही उसकी शक्ति का सच्चा मार्ग था। दिन ब दिन कुछ कौशलों पर अपना जीवन दांव पर लगाना उसकी यांत्रिक क्षमता की बर्बादी थी। लिन जियान का चेहरा अचानक से काला पड़ गया। लो ये। हाँ, लिन जियान ने सड़क किनारे पड़ी सफेद दानव की लाश की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो कहीं वो लाल मोती तो नहीं है। मैं किकी का हालचाल जानने जा रहा हूं। अपनी क्षमताओं का चरम सीमा तक इस्तेमाल कर चुका किकी अब खतरे में पड़ गया था। बिना सांस लिए लिन जियान ट्रेन के डिब्बों की ओर दौड़ा। सब कैसे हैं? ट्रेन के अंदर का माहौल अस्तव्यस्त था। टूटी हुई पटरियों पर कूदने, पटरी से उतरने और उस विशालकाय से जूझने के बाद डिब्बे पूरी तरह से अस्तव्यस्त हो गए थे। लिन जियान ने इस अव्यवस्था को नजरअंदाज किया और कार नंबर 1 की ओर दौड़ पड़ा। हम ठीक हैं, लेकिन किकी, शाशा का छोटा सा चेहरा घबराहट से भरा हुआ था। लिन जियान की नजर चेन सिक्सवान पर पड़ी, जो बेतहाशा किकी के चेहरे से खून पोंछ रहा था। अभी भी खून बह रहा है। उसकी धड़कन कमजोर होती जा रही है। हम क्या करें? लिन जियान जैसे ही निरीक्षण करने के लिए पास आया, उसका चेहरा काला पड़ गया। किकी का चेहरा पीला पड़ गया था, उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था और वह बेहद दुखी लग रही थी। उसने जरूर अपनी क्षमता से ज्यादा इस्तेमाल किया होगा। लिन जियान ने गहरी भौहें चढ़ाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इससे कैसे निपटे। शाशा, क्या तुम्हारे भाई को पहले कभी ऐसा अनुभव हुआ है? शाशा ने सिर हिलाया, फिर एक छोटी दवा की डिब्बी में हाथ डालकर लिन जियान को दिखाया। नहीं, पर मेरे पास कुछ दवा है। डिब्बे में चटक रंगों वाली गोलियों का मिश्रण था, जिनकी उत्पत्ति अज्ञात थी और जिन पर कोई लेबल भी नहीं था। लिन जियान की भौहें यह दृश्य देखकर सिकुड़ गईं।
सामुदायिक अलाव के बदले में उन्होंने जो एंटीबायोटिक्स का डिब्बा खरीदा था वह भी इस स्थिति में मददगार नहीं होगा। रुको, लिन जियान, शाशा ने अचानक कहा। चेन सिक्सुआन को लगा कि किकी की जिंदगी फिसल रही है और वह अपने चेहरे पर घबराहट को छिपा नहीं सकी। वह क्षमता, क्या आप सबने उन लाल मोतियों का जिक्र नहीं किया? वह हकलाते हुए बोली। उसके शब्द चिंता से असंबद्ध थे। लिन जियान की पुतलियां सिकुड़ गईं। तुम्हारा मतलब उस भयानक रक्त क्रिस्टल से है? हाँ, चेन सिक्सुआन के होंठ सूख गए थे और वह घबराकर बोली, क्या आपको लगता है कि यह काम करेगा? लिन जियान तुरंत उसकी बात समझ गया और उसे यह बात अच्छी लगी। अगर इस ट्रेन में कोई चीज क्षमताओं में मदद कर सकती है तो वह यही है। लो ये, लिन जियान खड़ा हुआ और ब्लैकआउट पैनल खोला तो देखा कि लो ये महान तलवार और टॉर्च पकड़े हुए सफेद दानव की लाश की खोज कर रहा था। शाशा को इसकी गंभीरता का एहसास हुआ और वह दौड़कर बाहर आई। मैं मदद करूंगी। समय नहीं है, चेन सिक्सुआन चीखी। उसने किकी की नाक के नीचे हाथ रखा और पाया कि सांस लेने का कोई संकेत नहीं है। लिन जियान ने एक निर्णायक कदम उठाया। उसने रेडियो से वह भयानक रक्त क्रिस्टल उठाया और जल्दी से वापस लौट आया। लेकिन जैसे ही उसने उसे पकड़ा, उसके मन में संदेह पैदा हो गया। उसे इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए था? क्या इसे निगल जाना चाहिए था? झिझकने का समय नहीं था। लिन जियान ने दांत भींचे, किकी का मुंह खोला और खून का क्रिस्टल अंदर डाल दिया। लेकिन जैसे ही उसने किकी को छुआ, कुछ असाधारण हुआ। क्रिस्टल से लाल धुंध की एक लहर फूट पड़ी जो एक पल में किकी के गले और नथुनों में घुस गई। यह देखकर लिन जियान और चेन सिक्सुआन दोनों दंग रह गए। वे जमीन पर पड़ी किकी को गौर से देखने लगे। हवा में अजीब सा सन्नाटा छा गया। अचानक हिस्स, एक तेज सांस ने सन्नाटा तोड़ा। कुछ क्षण पहले बेहोश हुई किकी ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों का स्याह कालापन थोड़ा कम होता हुआ प्रतीत हुआ। यह काम कर रहा है, चेन सिक्सुआन चिल्लाई। उसकी आवाज भय और उत्तेजना दोनों से कांप रही थी। लिन जियान ने जल्दी से किकी की जांच की और पाया कि उसकी सांसें फिर से शुरू हो गई थीं, हालांकि हल्की सी। उसने राहत की सांस छोड़ते हुए, अपनी कांपती हुई बाहों पर नजर डालते हुए और अपने दिल की तेज धड़कन को महसूस करते हुए राहत की सांस ली। सिस्टम अधिसूचना, भक्षण सफल, +300 यांत्रिक स्रोत अंक, +150 यांत्रिक भक्षण कौशल प्रवीणता। बोनस पुरस्कार, शक्ति +20, गति +5, रक्षा +20। लिन जियान ने अभी अभी एक छोटी दूरी के मालवाहक इलेक्ट्रिक इंजन को सफलतापूर्वक नष्ट करके अपना अब तक का सबसे महत्वपूर्ण उन्नयन हासिल किया था। हालांकि वह एक छोटा मॉडल ही था। सैकड़ों टन के उसके भार को नष्ट करने की भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। इस इंजन ने बहुत ताकत और सुरक्षा प्रदान की है। निश्चित रूप से एक मोटी चमड़ी वाली और मजबूत मशीन है, लिन जियान ने बुदबुदाया। टांग हाई और सफेद दानव को मारने से मेरे आंकड़े भी काफी बढ़ गए और मेरी यांत्रिक विनिर्माण कौशल का स्तर बढ़ गया है। सिस्टम का आधुनिकीकरण, मैकेनिकल विनिर्माण को स्तर 2 तक उन्नत किया गया। इस उन्नयन ने अपघटन स्थान से सामग्री का उपयोग करके उसकी शिल्पकला की गति को काफी बढ़ा दिया। बारूद की कमी के कारण आग्नेयास्त्र जटिल बने रहे, लेकिन विद्युत चुंबकीय तोपों जैसी सरल संरचनाएं अब संभव थीं। हालांकि उसके पास अभी भी ऐसे उन्नत हथियारों के लिए ब्लूप्रिंट का अभाव था। युद्ध के बारे में सोचते हुए लिन जियान ने फैसला किया कि उसे आपात स्थिति के लिए और भी सरल यांत्रिक उपकरण तैयार करने होंगे, जैसे हुक, ढाल और जमीन पर लगाने वाले कीलें। ये चीजें बनाना तो आसान था, लेकिन मुश्किल समय में ये अमूल्य साबित हो सकती थीं। मैकेनिकल हार्ट का होलोग्राफिक इंटरफेस खोलते हुए लिन जियान अपडेट देखकर आश्चर्यचकित रह गया। मैकेनिकल हार्ट LV.2 420/1000 कौशल, विशेष कौशल, एक ही बार में इतनी रक्षा। लिन जियान को हैरानी हुई कि उसके आंकड़े उसके दुश्मनों के साथ कैसे मेल खाते हैं। टांग हाई और सफेद दानव, जो अपनी कठोर त्वचा के लिए जाने जाते थे, को मारने से उसके रक्षा आंकड़े काफी मजबूत हो गए थे। लिन जियान, चेन सिक्सुआन ने चिंतित होकर पुकारा, वह अभी भी नहीं जाग रही है। हम क्या करें? थोड़ी देर और रुको, लिन जियान ने खड़े होकर जवाब दिया। उस सफेद दानव के शरीर में जरूर और भी लाल मोती होंगे। एक और लाओ, हम फिर कोशिश करेंगे। अगर फिर भी काम न बने तो हम सीधे माउंट डालुओ जाने के बजाय यूची पर रुकेंगे। रुकना? हाँ, लिन जियान ने निर्णायक रूप से सिर हिलाया। उसकी निगाहें तेज थीं। यूची शहर भले ही बड़ा न हो, लेकिन उसमें मॉल जरूर हैं। इस लड़ाई के बाद ट्रेन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। अगर किकी नहीं जागी तो मैं लो ये और बाकी लोगों को ट्रेन की मरम्मत और उसे बेहतर बनाने के लिए सामान इकट्ठा करने ले जाऊंगा। हम आसपास के काफिलों की जांच के लिए रेडियो का भी इस्तेमाल करेंगे।
अगर ये लाल मोती कारगर रहे तो हम संसाधनों के बदले और मोती लेंगे। अगर एक काफी नहीं हुआ तो हम दो लेंगे। अगर दो काफी नहीं हुए तो हम चार लेंगे। इस युद्ध के बाद लिन जियान का नजरिया अचानक बदल गया। यांत्रिक उत्पादन में सुधार के साथ उसे ट्रेन के हथियार और सुरक्षा तंत्र को बेहतर बनाने की जरूरत थी। उनका मूल लक्ष्य भूमिगत शहर नंबर 9 का पता लगाना था, लेकिन किकी की हालत नाजुक होने के कारण उन्होंने निर्णय लिया कि फिलहाल यूची शहर की ओर जाना बेहतर होगा। यदि वह गोला बारूद का उत्पादन कर सके तो वह अपने शस्त्रागार को महत्वपूर्ण रूप से उन्नत कर सकता है। अपने मुख्य आंकड़ों के अगले सफलता के करीब पहुंचने, यांत्रिक भक्षण के स्तर 3 पर पहुंचने तथा यांत्रिक हृदय के प्रथम जागरण के निकट होने के साथ लिन जियान को पता था कि उसे एक नई योजना के साथ आगे बढ़ना होगा। जैसे ही समूह ने आसपास की खोजबीन की, ज़ॉम्बी की लहरों की आवाज गायब हो गई और सिर्फ रात का भयानक सन्नाटा रह गया। पटरियों पर टॉर्च की रोशनी नाच रही थी, जो बर्फ से ढकी जमीन को रोशन कर रही थी। शाशा के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि वह अपनी टॉर्च से हर कोने को देख रही थी। दूसरी ओर लिन जियान और लुओ ये सफेद दानव की लाश को उग्रता से काट रहे थे, उसके मांस को खोदकर उन लाल मोतियों में से एक को ढूंढ रहे थे। अचानक शाशा की उत्साहित चीख ने सन्नाटा तोड़ दिया। मुझे यह मिला। दोनों आदमी ठिठक गए और अपना काम छोड़कर उसकी ओर दौड़ पड़े। शाशा एक नाले के किनारे खड़ी थी और अपनी टॉर्च की रोशनी उस सफेद दानव के कटे हुए विचित्र सिर पर तान रही थी। उसका कटा हुआ सिर लाल खून और काली गंध के मिश्रण के बीच पड़ा था, एक ऐसा अशुभ दृश्य जिसने शाशा को और करीब जाने से रोक दिया। जैसे ही लिन जियान पास आया, शाशा ने कटी हुई गर्दन की ओर इशारा किया। देखो, उस दैत्य की गर्दन से काला धुआं रिसकर जमीन में समा रहा था। उस धुंधली गंध और खून के बीच अंगूठे के आकार का एक मोती चमकीला लाल चमक रहा था। अजीब बात यह है कि यह मनका उस मनके से काफी बड़ा था जिसे लिन जियान ने पहले प्राप्त किया था। वह सावधानी से उसके पास पहुंचा। जैसे जैसे वह मनके के पास पहुंचा, उसके कानों में एक हल्की सी सरसराहट की आवाज आने लगी। जैसे जैसे वह पास आता गया, आवाज उतनी ही तेज होती गई और चीख पुकार के एक बहरा कर देने वाले कोलाहल में बदल गई। शोर इतना तेज हो गया कि उसके कान के पर्दे फटने का खतरा पैदा हो गया, लेकिन लिन जियान ने दांत पीसकर जोर लगाया। जैसे ही आवाज असहनीय हो गई, उसने हाथ बढ़ाकर लाल मनका पकड़ लिया। रोना धोना अचानक बंद हो गया। तो यह ऐसे काम करता है, लिन जियान ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। उसकी नजर तेज थी। उसे याद आया कि जब उसने लाल कनखजूरे जैसे जीव को मारा था, तब भी ऐसी ही चीखें सुनी थीं, लेकिन उस समय उसे इन मोतियों के अस्तित्व के बारे में पता नहीं था। अब यह स्पष्ट था, उस समय भी रक्त का एक क्रिस्टल रहा होगा। अलग अलग आकार को उसने मन ही मन सोचा। मनके के बड़े आकार को देखते हुए उसे लेकर वापस ट्रेन की ओर भागा। ट्रेन में लिन जियान ने बड़ा खून का क्रिस्टल किकी की नाक के पास रखा। इस बार उसे छूने से पहले ही क्रिस्टल बारीक लाल धुंध में बिखर गया। धुंध किकी के नथुनों और आंखों में घुस गई, जिससे उसमें एक भयानक लालिमा छा गई। वाह, शाशा चिल्लाई। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई क्योंकि किकी का पीला चेहरा फिर से रंगने लगा और उसकी सांसें स्थिर हो गईं। लिन जियान ने अपनी पलकें खोलीं और देखा कि उसकी आंखों का कालापन कैसे गायब हो रहा है। हालांकि उसे पूरी तरह समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, पर मन का काम करता हुआ दिखाई दिया। सभी ने सामूहिक रूप से राहत की सांस ली। अभी भी इतने सारे ज़ॉम्बी और वो राक्षस क्यों हैं? चेन सिक्सुआन ने भौहें चढ़ाई। हमने उन्हें जियांग शहर में ही खो दिया था, है ना? मुझे अभी तक यकीन नहीं है। लिन जियान ने ट्रेन की छत पर लगे एयर कंडीशनिंग यूनिट की ओर देखते हुए जवाब दिया। लगता है हमें वहां सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत की जरूरत है। इससे पहले जब उन्होंने और लो ये ने ट्रेन का निरीक्षण किया था, तो उन्होंने पाया कि कार नंबर 5 क्षतिग्रस्त थी और छत के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त थे। हालांकि अनंत ट्रेन का साइड आर्मर ज़ॉम्बी ज्वार के हमले को झेलते हुए बरकरार रहा। लिन जियान ने विचार तैयार करना शुरू किया। सुश्री चेन, आपके विचार से भोर किस समय होगी? लिन जियान ने पूछा। मेरा अनुमान है कि दोपहर 2:40 से 3:10 बजे के बीच। अच्छा, लिन जियान ने बेहोश किकी की ओर देखते हुए कहा। हमारे पास काफी समय है। चलो यूची स्टेशन चलते हैं और वहां रुककर ट्रेन की मरम्मत और उसकी सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाते हैं। उसके बाद हम यूची शहर में सामान ढूंढेंगे। आपूर्ति प्राथमिकता नहीं है, लिन जियान ने नक्शा निकालते हुए कहा। हमारे मुख्य लक्ष्य यही हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मॉल और शहर का बिजली सबस्टेशन। पावर सबस्टेशन? शाशा हैरान दिखी। किस लिए? ट्रांसफार्मर और कैपेसिटर इकट्ठा करने के लिए, लिन जियान ने समझाया। अगर हमें कोई उपयुक्त वाहन मिल जाए तो हम
उसे भी अपने साथ ले जाएंगे। चौकी से मिले ईंधन से 1000 लीटर से ज्यादा हम 2 समूहों में बंट सकते हैं। सब कुछ फ्लैटबेड ट्रेलर पर लादकर समय बचाए, लिन जियान ने बड़े पैमाने पर संग्रह की भी योजना बनाई। विद्युत और यांत्रिक वस्तुएं उसकी भक्षण क्षमता के लिए आदर्श थीं। छोटे बिखरे हुए घटकों को बड़ी मशीनों के लिए आवश्यक लंबी प्रक्रिया के बिना कुशलतापूर्वक अवशोषित किया जा सकता था। इंजन को निगलने से हुए फायदों पर विचार करते हुए लिन जियान का हौसला बढ़ गया। अगर फिर कभी मौका मिला और ट्रेन उसका वजन संभाल सकी तो वह उसे निगलने के लिए पटरियों पर खींचने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। उनके पास एक बड़ा विचार भी था। GK-03 इलेक्ट्रिक ब्लेड के उच्च ऊर्जा संधारित्र और आर्क डिस्चार्ज सिस्टम से प्रेरित होकर लिन जियान ने ट्रेन को एक बाहरी विद्युत सुरक्षा प्रणाली से लैस करने की कल्पना की। सुश्री चेन, चलिए, उन्होंने निर्णायक रूप से कहा। चेन सिक्सवान ने सिर हिलाया और शाशा को निर्देश दिया, उनके घावों का इलाज करने में उनकी मदद करो। इसे मुझ पर छोड़ दो। शाशा ने मेडिकल किट पकड़ी और लिन जियान के सीने के घाव पर काम करना शुरू कर दिया। भाई लिन, क्या यह दर्द करता है? यह ठीक है, लिन जियान ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया। ठीक है, शाशा ने उसके घाव पर आयोडीन डाला। लिन जियान दर्द से फुफकार उठा। एक धातु जैसी कराह के साथ अनंत रेलगाड़ी पुनः जीवित हो उठी। उसके लोहे के पहिए एक बार फिर आगे की ओर घूमने लगे। उनके सामने सर्द रात फैली हुई थी। परिदृश्य सफेद बर्फ से ढका हुआ था। लिन जियान ने कार नंबर 5 का पिछला दरवाजा खोला और दृश्य का जायजा लिया। ट्रेन के पीछे केवल एक ऑफरोड वाहन और ब्लैक जियाओ काफिले की बख्तरबंद कार ही बची रही। छोड़ो भी, वह फ्लैटबेड ट्रेलर को देखते हुए बुदबुदाया। यह तो बस लोहे का ढेर है, इसे चलते फिरते खुले मालवाहक प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल करना बेहतर है। दूसरे स्तर पर खुले मैकेनिकल हार्ट के नए अपघटन स्थान ने उसकी क्षमताओं का काफी विस्तार कर दिया था। फिर भी 2 चुनौतियां बाकी थीं। जब अंततः भोर हुई तो लिन जियान अपनी प्राथमिकताओं पर पुनः काम करने के लिए तैयार था। टीम वर्क पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और अपनी सामूहिक शक्ति को मजबूत कर रहा था। टेलगेट के सहारे झुककर लिन जियान मुस्कुराया जब लुओ ये ने स्टीलस लेइंग ग्रेटसवॉर्ड वापस पेश किया। तुम्हें क्या लगता है मैंने इसे किसके लिए बनाया है? लिन जियान ने हंसते हुए कहा। यह जानकर कि तलवार उसके लिए थी, लुओ ये शर्मा गया और कृतज्ञतापूर्वक उसे स्वीकार कर लिया। धन्यवाद भाई लिन। तलवार की मजबूत बनावट और तेज धार ने इसे न सिर्फ युद्ध के लिए बल्कि एक अस्थायी ढाल के रूप में भी आदर्श बना दिया। लुओ ये जैसे व्यक्ति के लिए यह एकदम सही थी। बिग लुओ, क्या आपकी क्षमता में कोई बदलाव आया है? लगता तो यही है। बिग लुओ ने शर्म से मुस्कुराते हुए अपना सिर खुजलाया। मुझे लग रहा है कि मेरी ताकत बढ़ गई है और मेरी ऊर्जा का स्तर भी बढ़ गया है। लिन जियान की अभिव्यक्ति संदिग्ध हो गई। ठीक कब? क्या यह तब था जब आप ट्रेन की छत पर थे? नहीं, यह तब हुआ जब मैं उस जीव की लाश को मोतियों की तलाश में काट रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कोई गंदा बदबूदार खून का धुंध सोख लिया हो। यह सुनकर लिन जियान की भौहें तन गईं। रक्त धुंध? किकी और जियांग युन दोनों ने पहले उल्लेख किया था कि कुछ उत्परिवर्ती क्षमता उपयोगकर्ता अन्य क्षमता उपयोगकर्ताओं या भयानक प्राणियों के मांस और रक्त को अवशोषित कर सकते हैं ताकि वे अधिक शक्तिशाली बन सकें। सफेद जीव और लाल कीड़े के मरने के बाद दोनों ने वह काली धुंध छोड़ी जिससे भयानक रक्त क्रिस्टल बन गए। ऐसा लग रहा था कि वह और बिग लुओ दोनों ही अपनी क्षमताओं के कारण इस काली धुंध को अवशोषित करके अपनी क्षमता बढ़ा सकते थे। लिन जियान को याद आया कि कैसे सफेद दानव ने तांग हाई को खा लिया था और फिर तेजी से रूपांतरित होना शुरू कर दिया था। यदि उसका अनुमान सही था तो तांग हाई पहले ही क्षमता उपयोगकर्ता के विकासात्मक स्तर पर पहुंच चुका था। भयानक जीव मनुष्यों को खाकर शक्तिशाली हो जाते हैं और मनुष्य भी भयानक जीवों को खाकर शक्तिशाली हो सकते हैं, लिन जियान ने बुदबुदाते हुए कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। यह बहुत गड़बड़ लगता है, लेकिन यह उचित भी लगता है। सबसे जरूरी समस्या अभी भी विकास का रास्ता ढूंढना था। स्रोतस्तरीय क्षमता उपयोगकर्ता तांग हाई ने शुरुआत में बहुत कम युद्ध कौशल दिखाया था। फिर भी विकास के बाद उसकी ताकत में तेजी से वृद्धि हुई थी। हालांकि उसके आधे मानव आधे भूतिया रूप को देखकर लिन जियान इस भावना से मुक्त नहीं हो सका कि यही वह था जिसके बारे में किकी ने चेतावनी दी थी, एक असफल विकास। बिग लुओ, क्या पहली ध्रुवीय रात के बाद ही तुम और तुम्हारी बहन भागने लगे थे? लिन जियान अपने विचारों से अभिभूत होकर छोटी मोटी बातचीत करने का फैसला किया। बिग लुओ ने अपना सिर हिलाया। ध्रुवीय रात आने के बाद हमारे माता पिता मर गए। हम बस भाग गए, एक पिकअप ट्रक को अपने घर के रूप में उपयोग करते हुए। बिग लुओ, जो एक क्षमता उपयोग करता है, और उसकी बहन शाशा जो छोटी है,
लेकिन अपनी उम्र से अधिक परिपक्व है, ने कई ज़ोंबीग्रस्त शहरों से भागने के लिए एक साथ मिलकर काम किया था। 1 घंटे बाद अनंत ट्रेन यूची स्टेशन पर पहुंची। यह एक छोटा सा स्टेशन था जिसमें सिर्फ एक छोटा सा प्रतीक्षालय था। एक साइड ट्रैक पर एक मालगाड़ी खड़ी थी। लिन जियान ने घटनास्थल का जायजा लिया। बिग लुओ और मैं पहले हालात की जांच करेंगे। तुम और शाशा ट्रेन में ही रहो। लिन जियान ने जियांग युन के स्कैन से मिले ब्लूप्रिंट के आधार पर एक सोल वेव डिटेक्टर पहले ही बना लिया था। हालांकि उसके पास इसे चलाने के लिए भयानक रक्त क्रिस्टल नहीं थे, इसलिए खतरे का आकलन करने के लिए उन्हें अभी भी मैन्युअल खोज और रडार पर निर्भर रहना पड़ा। लिन जियान और बिग लुओ जैसे ही बंदूक के लिए उतरे, कॉकपिट का दरवाजा खुला। उन्होंने मालगाड़ी के दोनों ओर खड़े होकर टॉर्च की रोशनी में उसका निरीक्षण किया। पता चला कि वह बिना इंजन वाली एक खनन गाड़ी थी। पुराने डिब्बे खाली थे और उनमें कोई उपयोगी सामान नहीं था। यह तो बिल्कुल सही है, लिन जियान ने भारी भरकम ट्रेन को देखते हुए कहा। उसे छत के कवच को बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त स्टील न होने की चिंता थी, लेकिन यहाँ तो पर्याप्त मात्रा में स्टील मौजूद था। बिग लुओ, लिन जियान ने मंच के पास भटक रहे कुछ लाशों की ओर इशारा किया। उन्हें बाहर निकालो। समझ गया, बिग लुओ ने सिर हिलाया। रात में बेवजह शोर से बचने के लिए उसने अपनी बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बजाय वह अपनी स्टीलसलेंग ग्रेटस्वॉर्ड लेकर मंच पर कूद पड़ा और 10 मिनट में ज़ॉम्बी का सफाया कर दिया। यह शोर और अधिक शोर को आकर्षित करेगा, लिन जियान ने कार 5 पर चढ़ते हुए कहा। उसने मरम्मत शुरू करने के लिए एक वेल्डिंग मशीन और क्रेन को बाहर निकाला, फिर छत के कवच के लिए उच्च मैंगनीज स्टील प्लेटें तैयार करना शुरू कर दिया। किनारों पर इस्तेमाल की गई कठोर टंगस्टन स्टील की ग्रिलों के विपरीत लिन जियान का इरादा छत को पूरी तरह से सीलबंद रखने का था, सिवाय निर्धारित वेंटिलेशन निकास बिंदुओं के। उच्च मैंगनीज स्टील उत्कृष्ट मजबूती और आघात अवशोषण प्रदान करता था, जिससे चरम स्थितियों में भी स्थायित्व सुनिश्चित होता था। उन्होंने इस डिजाइन को TFV 600 हेवी डुअल बैरल टैंक की घुमावदार कवच प्लेटों पर आधारित किया, जिसमें दोहरी परत वाली बफरिंग थी। ये प्लेटें साइड ग्रिल्स से निर्बाध रूप से जुड़ी हुई थीं, गतिज बल को ट्रेन के मुख्य भाग और पटरियों तक पहुंचाती थीं, जिससे सफेद विशालकाय जीवों के निशान पड़ने से बचा जा सकता था, जो अन्यथा छत को कुचल सकते थे और एयर कंडीशनिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते थे। हालांकि लिन जियान ने अनंत ट्रेन के डिजाइन को और भी बेहतर बनाया और 3x6 मीटर के विशाल पैनल बनाए, जिनमें से प्रत्येक का वजन 2 टन से भी ज्यादा था। सौभाग्य से उन्होंने रोल्ड टंगस्टन स्टील का इस्तेमाल नहीं किया, जो और भी भारी होता। उसके डिसअसेंबली स्पेस में मौजूद सामग्री से ट्रेन के सभी 7 डिब्बों को कवर करना नामुमकिन था। हर यात्री डिब्बे के लिए 4 पैनल, इलेक्ट्रिक इंजन के लिए 10 और गैस इंजन के लिए 6 पैनल चाहिए थे, कुल मिलाकर 36 पैनल। लिन जियान के उन्नत यांत्रिक निर्माण कौशल ने उसे इन अपेक्षाकृत सरल कवच प्लेटों को जल्दी से बनाने में सक्षम बनाया। हालांकि प्रत्येक पैनल को बनाने में अभी भी 10 मिनट लगते थे और उसकी ऊर्जा काफी कम हो जाती थी। जब सामग्री खत्म हो जाती थी तो उसे मालगाड़ी के डिब्बों से स्टील इकट्ठा करने के लिए काम रोकना पड़ता था। चूंकि पैनल बहुत भारी थे, इसलिए लिन जियान और बिग लुओ ने सीधे छत पर काम किया। लिन जियान ने प्लेटों को तैयार किया और बिग लुओ ने उन्हें वेल्डिंग करके जगह पर लगाया। इस बीच चेन सिक्सवान और शाशा ने पानी की टंकी के स्प्रे सिस्टम से अनंत ट्रेन के खून से सने बाहरी हिस्से को साफ किया। हजारों ज़ॉम्बी को कुचलने के बाद ट्रेन खून से लथपथ हो गई थी। टॉर्च की रोशनी में वह नर्क जैसा नजारा लग रहा था। गैस मास्क पहने दोनों महिलाओं ने विपरीत दिशाओं से ट्रेन पर पानी छिड़का। यह पानी, जो बिना शुद्ध किए बारिश और बर्फ से बना था, जम नहीं पाया क्योंकि यह इंजन के शीतलन प्रणाली का हिस्सा था। लिन जियान ने यूची शहर से प्लास्टिक, कांच और फाइबर इकट्ठा करने की योजना बनाई ताकि एक जल शोधक बनाया जा सके, साथ ही कार 5 और कार 2 के लिए घरेलू सामान भी इकट्ठा किया जा सके। लिनगे, शाशा ने पुकारा। उसकी आवाज गैस मास्क की वजह से दबी हुई थी जब वह पहिए धो रही थी। पहियों में हड्डियां और पत्थर फंसे हुए हैं। अभी के लिए इन्हें साफ कर दो, लिन जियान ने जवाब दिया। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था और वह कवच प्लेटें बनाता जा रहा था। छत बनाने के बाद हम सुबह होते ही शहर की ओर चल पड़ेंगे। उसके बाद मैं किनारों पर व्हीलविंग प्लेटें लगा दूंगा। लिन जियान, चेन सिक्सवान ने दूसरी तरफ से कहा। अगर हम पटरी से उतरी गाड़ियों से निपट रहे हैं तो हम होराइजन ब्रेकिंग डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप व्हीलविंग प्लेट लगा रहे हैं तो थोड़ी जमीनी जगह छोड़ दें। मुझे पता है, लिन जियान ने सिर हिलाया। व्हीलविंग प्लेटें पतली थीं और मुख्य रूप से पहियों की सुरक्षा के लिए थीं। दूसरी ओर होराइजन ब्रेकिंग डिवाइस तेज रफ्तार से दौड़ते समय पटरियों से चिपके रहते थे, लेकिन यह सिस्टम केवल लोकोमोटिव में ही था।
1 से 5 नंबर की कारें बहुत पुरानी थीं और उनमें यह नहीं था, जिससे उनके पटरी से उतरने का खतरा बढ़ जाता था। हालांकि पटरी से उतरना एक छोटी सी समस्या थी। ज्यादा बड़ी चिंता टूटी हुई पटरियां थीं, खासकर पिछली रात की तेज रफ्तार वाली दौड़ जैसी परिस्थितियों में। झनकार झनकार यूची स्टेशन पर गहरी रात में एक भारी ट्रेन का कई चमकदार स्पॉटलाइटों के नीचे कवच रखरखाव किया जा रहा था। एक गाड़ी की छत के कवच की वेल्डिंग पूरी करने के बाद लिन जियान को थोड़ा आराम करना पड़ा। ध्रुवीय रात आने में अभी कम से कम 3 दिन बाकी थे। यूची से निकलकर माउंट दालुओ पार करते ही वे यूबेई के इलाके में प्रवेश कर जाते। कई दिनों की अथक दौड़ के बाद टीम ने अस्थायी रूप से अपने पीछा करने वालों से सुरक्षित दूरी बना ली थी। 15:05 बजे आसमान चमक उठा। यूची स्टेशन पर अनंत ट्रेन के आधे डिब्बे अब छत के कवच से ढके हुए थे। लिन जियान ने ट्रेन के आगे के 2 डिब्बों में व्हीलविंग प्लेट लगाने का भी समय निकाल लिया था। ये प्लेटें बनाना अपेक्षाकृत आसान था और इनके लिए ज्यादा स्टील की जरूरत नहीं थी। भारी इंजन अब आधे से ज्यादा काले कवच से ढका हुआ था, जिससे स्टील की एक मोटी अडिग आभा निकल रही थी। लिन जियान और बिग लुओ ने रात भर अथक परिश्रम किया था, लगभग पूरी तरह थक चुके थे और फिर भी काम पूरा नहीं कर पाए थे। कार 1 में लिन जियान और बिग लुओ एक के बाद एक अंदर आए। शाशा अपनी गोद में रेडियो लिए बैठी किकी पर नजर रख रही थी, जबकि चेन सिक्सुआन लिन जियान द्वारा बनाई गई लोहे की मेज पर खाना बना रही थी। उसने पोर्टेबल स्टोव पर एक बर्तन में सूप और एक बर्तन में ब्रेस्ट कैंड पोर्क तैयार किया था। गाड़ी के अंदर की खुशबू मुंह में पानी ला देने वाली थी। मेज पर तांग हाई की चौकी से लाए गए खाने पीने के और भी सामान रखे थे, जिनमें कोला और डिब्बाबंद फल भी शामिल थे। पसीने से लथपथ लिन जियान ने कोला का एक कैन उठाया, उसे फुफकारते हुए खोला और आधा गटक लिया। ठंडी मीठी फिज ने उसे तुरंत ताजगी का एहसास दिलाया। बाहर और भी ज़ॉम्बी जमा हो गए हैं, शाशा ने बाहर झांकने के लिए ब्लैकआउट पर्दे हटाते हुए कहा। वेल्डिंग और निर्माण कार्य की आवाजों से आकर्षित होकर ज़ॉम्बी ट्रेन की ओर बढ़ रहे थे। शाशा हंसी, उन बड़े राक्षसों के बिना ये ज़ॉम्बी लगभग हास्यास्पद लगते हैं। गाड़ी की दीवारों पर पंजों की रगड़ की आवाज तेज हो गई। चिंता मत करो, लिन जियान ने खिड़की से बाहर देखते हुए शांति से कहा। एक बार हमारे पास पर्याप्त सामग्री आ जाए तो मैं पूरी अनंत ट्रेन को टंगस्टन टाइटेनियम मिश्र धातु से कवच पहना दूंगा। उन जानवरों का कोई मुकाबला नहीं होगा। बख्तरबंद किला धीरे धीरे आकार ले रहा था। बेहतर यांत्रिक निर्माण क्षमताओं और अधिक उन्नत ब्लूप्रिंट के साथ ट्रेन को और भी बेहतर बनाया जा सकता था। चेन सिक्सुआन घबराहट से बाहर देख रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि ज़ॉम्बी ट्रेन के लिए कोई खतरा नहीं है तो वह निश्चिंत हो गई। उसने अपना ध्यान वापस खाना बनाने में लगा दिया। पिछली रात की भीषण लड़ाई के बाद लिन जियान और बिग लुओ ने पूरी रात काम किया था, इसलिए उसने इस दुर्लभ विराम का फायदा उठाते हुए सबके लिए गर्मागर्म खाना तैयार किया। कार 1 में गर्म हवा की व्यवस्था शुरू हो गई, जिससे गाड़ी तेजी से गर्म हो गई। हालांकि इस व्यवस्था से काफी बिजली की खपत हुई और पानी की भी कुछ कमी हुई, फिर भी ठंड से निपटना जरूरी था, खासकर जब किकी अभी भी बेहोश थी। वाह, इसकी खुशबू कमाल की है, शाशा ने चूल्हे पर नजरें गड़ाते हुए कहा। बहुत दिनों बाद मैंने ऐसा खाना खाया है। क्या आप और आपके भाई ने पहली ध्रुवीय रात के बाद दौड़ना शुरू कर दिया था? लिन जियान ने कोला पीते हुए पूछा। शाशा ने अपना सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति मंद पड़ गई। उससे भी पहले, जब हम सिर्फ 2 ही रह गए, तब हम दौड़ते रहे और दौड़ते रहे। यह तो कमाल की बात है, चेन सिक्सुआन ने कहा। इतनी कम उम्र में किसी में भागने की हिम्मत होना। मेरे उलट मैं तो लगभग 2 महीने तक अपने घर में छिपा रहा, लिन जियान ने हंसते हुए कहा। आपकी पेंट्री में इतने लंबे समय तक चलने के लिए पर्याप्त सामान भरा हुआ होगा। तुम मुझे फिर से चिढ़ा रहे हो। पहले तो बहुत से लोग मेरे लिए सामान लेकर आए थे, उसने लिन जियान की ओर देखते हुए कहा, फिर सूप को हिलाने पर ध्यान केंद्रित किया। विषय बिल्कुल भी सुखद नहीं था। जो लोग सर्वनाश की शुरुआत में उसकी चापलूसी कर रहे थे, अक्सर वही लोग बाद में जब जीवित रहने को प्राथमिकता दी गई तो उसका उपहास करने लगे। लिंगगे, मुझे लगता है कि तुम्हारी क्षमता दुनिया में सबसे बेहतरीन है, शाशा ने प्रशंसा से आंखें चौड़ी करते हुए कहा। तुम हवा से इतना विशाल स्टील का किला बना सकते हो, तुम मेरे लिए भगवान जैसे हो। ऐसी मीठी बातें, लिन जियान ने चिढ़ाते हुए कहा। क्या यह मांस का एक अतिरिक्त टुकड़ा पाने का तुम्हारा तरीका है न? कहे शाशा शरारत से हंसी, पर फिर मुंह बना लिया। बुरा है किकी सो गई है। आज उसे अपना पसंदीदा डिब्बाबंद फल नहीं खाने को मिलेगा। लिन जियान, मुझे लगता है कि इस बार किकी की हालत ज्यादा गंभीर है, चेन सिक्सुआन ने भौहें चढ़ाते हुए सूप का बर्तन लाते हुए कहा।
वह अपनी टीम की साथी के लिए सचमुच चिंतित थी, जिसने उनके साथ इतना कुछ झेला था। मैं बता सकता हूं, लिन जियान ने सिर हिलाया। उसे ठीक करने के लिए हमें और भी भयानक रक्त क्रिस्टल की जरूरत होगी। साथ ही डार्क रेडियो और सोल वेव डिटेक्टर दोनों को भी इनकी जरूरत है। भयानक रक्त क्रिस्टल अमूल्य संसाधन साबित हो रहे थे। बाद में हम 2 समूहों में यूची शहर जाएंगे। चेन सिक्सवान और मैं शहर के बिजली सबस्टेशन जाएंगे। बिग लुओ, तुम और तुम्हारी बहन इलेक्ट्रॉनिक्स मॉल चले जाओ, लिन जियान ने निर्देश दिया। बिग लुओ ने सिर हिलाया, जबकि शाशा ने उत्सुकता से पूछा, लिंगे, हमें वास्तव में क्या लेना चाहिए? मैं कार को पूरी तरह से भर दूंगी। कुछ भी जो हम इस्तेमाल कर सकें, लिन जियान ने दृढ़ता से जवाब दिया। कोई भी बिजली या मशीनी सामान, बेहतर होगा कि वह काम करने लायक हो। इसके अलावा जीवनयापन के सामान पर ध्यान दो। हमें और कंबल और गर्म कपड़े, साथ ही बर्तन और खाना पकाने के बर्तन भी चाहिए। उसे हथियार या खाने का बड़ा भंडार मिलने की उम्मीद नहीं थी, ये तो बहुत पहले ही इकट्ठा कर लिए गए होंगे। लेकिन लिन जियान के लिए बेकार लगने वाले उपकरणों को भी अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। वह ट्रेन में एक अच्छी रसोई और कपड़े धोने की सुविधा भी स्थापित कर सकता था, ऐसी विलासिता जो ज्यादातर बचे हुए काफिलों के लिए अकल्पनीय है। समझ गया, शाशा ने उत्साह से उत्तर दिया। क्या हम आज रात यहीं रुकेंगे? चेन सिक्सवान ने पूछा। लिन जियान ने एक पल सोचा। अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो हम तब तक यहीं रहेंगे जब तक मैं सारे कवच और आइस ब्रेकर शील्ड्स नहीं लगा लेता। मैं किकी की हालत का भी जायजा लेना चाहता हूं। सच तो यह है कि लिन जियान रात होने तक इंतजार करना चाहता था। भयानक रक्त क्रिस्टल के बिना डार्क रेडियो बेकार था, जिससे अनंत ट्रेन खामोश एकांत में रह गई, जो माउंट डालुओ और यूबेई शहर से होकर उनकी यात्रा के लिए खतरनाक था। इसके अलावा किकी की रिकवरी के लिए शायद भयानक रक्त क्रिस्टल की ऊर्जा की जरूरत थी। लिन जियान बिग लुओ को रात में सक्रिय रूप से भयानक जीवों का शिकार करने के लिए ले जाने पर विचार कर रहा था। सफेद दानव से प्राप्त विशाल रक्त क्रिस्टल स्पष्ट रूप से असाधारण था, या तो तांग हाई की क्षमता को अवशोषित करने के कारण या दानव की अपनी शक्ति के स्तर के कारण। अगर किस्मत उनके साथ होती तो शायद उन्हें कमजोर जीवों का सामना करना पड़ता जिन्हें वे संभाल सकते थे। लेकिन ऐसे खतरों को सक्रिय रूप से तलाशने के विचार से ही लिन जियान की रूह कांप जाती। भला कौन बचेगा जो ऐसा करने की हिम्मत करेगा? ज्यादा से ज्यादा कल सुबह तक, लिन शियान ने निष्कर्ष निकाला। अगर शाम 6:05 बजे उजाला हो जाता है तो हमारे पास माउंट डालुओ से होते हुए दक्षिणी रास्ते पर जाने के लिए 3 घंटे होंगे। अगर वह रास्ता काम नहीं करता तो हम सीधे यूबेई की ओर चल पड़ेंगे या फिर उत्तरी रास्ते पर वापस आ जाएंगे। चेन सिक्सवान ने लिन जियान की योजना को मंजूरी देते हुए सिर हिलाया। किकी के बेहोश होने के कारण यूची स्टेशन पर एक अतिरिक्त दिन का आराम फायदेमंद होगा। जियांग सिटी से निकलने के बाद से समूह ने मुश्किल से ही दौड़ना बंद किया था। बेवांग स्टेशन पर उनकी थोड़ी सी राहत भी एक दिन से भी कम समय तक चली थी। ट्रेन को अभी भी काफी मरम्मत की जरूरत थी। अब जबकि लिन जियान कवच को मजबूत कर रहा था, ट्रेन की सुरक्षा नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही थी। 16 साफ आसमान में सूरज की किरणें धीरे धीरे ढल रही थीं। उसकी किरणें बर्फ से ढके यूची स्टेशन को रोशन कर रही थीं। एक भारी बख्तरबंद ट्रेन पटरियों पर खड़ी थी, जिसके चारों ओर 1 दर्जन ज़ॉम्बी थे। सर्वनाश के बाद की दुनिया में ज़ॉम्बी हमेशा मौजूद पृष्ठभूमि बन गए थे, दृश्यों का एक भयावह हिस्सा। वे लगातार ट्रेन की बख्तरबंद प्लेटों पर पंजे मार रहे थे। उनकी खड़खड़ाहट की आवाजें हवा में गूंज रही थीं, हालांकि उनकी कोशिशों का जरा भी निशान नहीं था। चाहे ट्रेन के अंदर की गतिविधि से आकर्षित हों या पके हुए मांस की सुगंध से, ज़ॉम्बी कभी कभी कराहें निकालते हैं, जो कि उनकी मानवीय यादों के अवशेषों से प्रेरित प्रतीत होता है। कार 1 के अंदर दोपहर में असामान्य शांति छाई हुई थी। मेज पर ब्रेस्ट पोर्क, डिब्बाबंद फल, समुद्री शैवाल सूप और कोला भरा हुआ था, जो उस समय की विलासिता थी। अरे नहीं, हम किकी के सोते हुए भी बहुत अच्छा खा रहे हैं। जब वह जागेगी तो बहुत गुस्सा होगी, शाशा ने सूप पीने के बाद बेहोश किकी की ओर देखते हुए कहा। नहीं होगी, लिन जियान ने अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ उत्तर दिया। जब वह जागेगी तो मैं उसे एक विशेष दावत दूंगा। वास्तव में, शाशा ने उत्साह से सिर हिलाया। हाँ, कल कमाल था। किकी जी ने हमें उड़ा दिया। हुश हुश, लिन जियान ने मुड़कर चेन सिक्सवान को देखा, जो एक मोटे कोट में पूरी तरह तैयार थी और पीठ पर एक ऑटोमेटिक राइफल लिए खड़ी थी। उसके चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। चेनलाओशी, आप बहुत उत्सुक लग रहे हैं, लिन जियान ने टिप्पणी की। थोड़ा सा, उसने गंभीरता से स्वीकार किया। पहले तो आपने मुझे हमेशा ट्रेन में ही रुकने को कहा था, लेकिन अब मैं आपके साथ आकर सचमुच मदद कर सकती हूँ।
बेशक मैं बहुत उत्साहित हूँ। लिन जियान ने पहले चेन सिक्सवान को ट्रेन की रखवाली के लिए पीछे छोड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन दिन के उजाले के सीमित समय और ज्यादा लोगों की जरूरत के कारण उसने इस बार उसे साथ लाने का फैसला किया। इसके अलावा कॉकपिट के दरवाजे के ताले बदलकर यांत्रिक संरचनाएं लगा दी गई थीं जिन्हें सिर्फ वही चला सकता था, जिससे यह अपेक्षाकृत सुरक्षित हो गया था। अब उसके पास हथियार होने के कारण वह मुश्किल घड़ी में अपनी रक्षा कर सकती थी। ठीक है, बस याद रखना, जब तक बहुत जरूरी न हो हथियार मत चलाना। हम यहाँ लड़ने नहीं बल्कि लूटपाट करने आए हैं। किसी भी खतरे से निपटने दो। समझ गया, चेन सिक्सवान ने दृढ़ता से सिर हिलाया। पूर्व की ओर भागने के बाद, पहली बार गर्मागर्म भोजन करने के बाद चारों लोग शहर की ओर जाने के लिए तैयार हो गए। लिन जियान ने बिग लुओ और शाशा को ऑफरोड गाड़ी लेने का निर्देश दिया, जिसमें सामान ढोने के लिए ज्यादा जगह थी। उसने और चेन सिक्सवान ने मोटरसाइकिल लेने का फैसला किया। योजना सरल थी, शहर में एक ट्रक ढूंढो और उसमें सामान लादकर उसे वापस ट्रेन तक खींचो। लिन जियान संसाधनों के लिए उस गाड़ी को भी निगल सकता था। जैसे ही सूरज आसमान में नीचे डूबा, समूह चल पड़ा। हथियार बंद और तैयार, वे ट्रेन के फ्लैटबेड ट्रेलर से उतर गए, एक टीम ऑफरोड वाहन में, दूसरी मोटरसाइकिल पर। इंजन की गर्जना के साथ वे यूची शहर की ओर सड़क पर तेजी से बढ़ रहे थे। पहाड़ों की तलहटी में एक मैदान में बसा यह शहर धूप में नहाया हुआ था, फिर भी मौत के सन्नाटे में डूबा हुआ था। रास्ते में उन्हें अनगिनत क्षतिग्रस्त और लावारिस गाड़ियां, लाशें और मोटी बर्फ में दबे बिखरे सामान दिखाई दिए। हाँ, यात्री सीट पर बैठी शाशा ने बर्फ से ढकी खिड़की पर गहरी सांस छोड़ी, उसका छोटा सा चेहरा चिंता से भरा हुआ था। बर्फ और भी ज्यादा भारी हो रही है। शाशा, लिन जियान ने अपनी मोटरसाइकिल से कार के पास से गुजरते हुए आवाज लगाई। गर्म चीजें ढूंढो, कंबल, बिस्तर, कपड़े, जो भी मिल जाए। देखभाल करने वाले ज्यादा लोगों के साथ गर्म सामान की जरूरत बढ़ती जा रही थी। लिन जियान ने जियांग शहर के फर्नीचर स्टोर से जो सामान इकट्ठा किया था, उससे कार एक रहने लायक हो गया था, लेकिन अब कार 2 में 2 लोग रहते थे और बिग लुओ कार 5 पर नजर रखता था। और सामान जरूरी था। समझ गया, शाशा ने कार की खिड़की नीचे करके गंभीरता से सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। चीख। बिग लुओ ने जोर से ब्रेक लगाए। सड़क पर कुछ गाड़ियां बेतरतीब ढंग से खड़ी थीं, जिससे आगे का रास्ता अवरुद्ध हो गया था। पकड़ना। लिन जियान अपनी मोटरसाइकिल पर ऑफरोड वाहन के पास आकर रुका। सड़क पर भयानक सन्नाटा था, दूर से लाशों की चीखें अंधेरी गलियों की परछाइयों से गूंज रही थीं। पास ही सड़क किनारे एक कच्चा ट्रक खड़ा था, उसका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। उसके ड्राइवर की सड़ती हुई लाश सीट बेल्ट से लटकी हुई थी। लिन जियान ऊपर चढ़ा और ब्लेड से बेल्ट काट दी। जैसे ही उसने ट्रक का निरीक्षण किया, लाश अकड़कर बाहर गिर पड़ी। अपने यांत्रिक हृदय का उपयोग करते हुए लिन जियान ने जल्दी से मोटरसाइकिल की स्थिति का आकलन किया और मुस्कुराया। बिग लुओ, मुझे मोटरसाइकिल को ट्रक के बेड में चढ़ाने में मदद करो। फिर उसने चेन सिक्सवान को यात्री सीट पर खींच लिया। हम इस ट्रक का उपयोग आपूर्ति ढोने के लिए कर रहे हैं, चेन सिक्सवान ने आश्चर्य से पूछा। लिन जियान मुस्कुराया और सिर हिलाया। इस आकार का ट्रक काफी सामान ढो सकता है और साथ ही अवरोधक हटाने वाले वाहन का भी काम कर सकता है। टकराना। बिग लुओ ने मोटरसाइकिल को डर्ट ट्रक के खाली बेड में लाद दिया। लिन जियान ने दरवाजा बंद किया, इंजन तेज किया और बाहर बिग लुओ को आवाज दी, चढ़ जाओ, मैं इस ट्रक में आगे चलूंगा। समझ गया। लिन जियान ने ट्रक को सड़क पर खड़ी कारों की भीड़ में सीधा मोड़ दिया और ऑफरोड गाड़ी उसके पीछे पीछे चल रही थी। शक्तिशाली इंजन गर्जना करते हुए आगे बढ़ा और रास्ता साफ कर दिया। धमाका। दुर्घटना। ट्रक मलबे के बीच से तेजी से गुजरा और उसकी बहरा कर देने वाली आवाज यूची शहर की खामोश सड़कों पर गूंज रही थी। आसपास की गलियों से ज़ॉम्बी इस शोरगुल को देखकर मुड़े और इस अफरातफरी की ओर खिंचे चले आए। डूबते सूरज के नीचे मिट्टी का ट्रक गड़गड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा था, गाड़ियों को तोड़ता हुआ और भी ज़ॉम्बी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। उसके पीछे सड़कें हर तरफ से आ रहे मरे हुए लोगों की लगातार कराहों से भर गईं। जैसे ही लिन जियान ने गैस पेडल को फर्श पर दबाया, मैकेनिकल हार्ट ओवरड्राइव में चला गया, जिससे डर्ट ट्रक का इंजन अपने अधिकतम आरपीएम पर पहुंच गया। अगर वह अकेले लड़ रहा होता तो उसके यांत्रिक हृदय और उससे जुड़े कौशल की विनाशकारी शक्ति काफी सीमित होती। हालांकि औद्योगिक मशीनरी चलाते समय अंतर रात दिन का था, जो उसे प्रकृति की एक सच्ची शक्ति में बदल देता था। डर्ट ट्रक आगे चल रहा था और ऑफरोड वाहन उसके ठीक पीछे चल रहा था। वे जल्द ही उस जगह पहुंच गए जहां कभी चहल पहल भरा शॉपिंग इलाका हुआ करता था।
मॉल और रेस्टोरेंट से घिरा यह इलाका अब खंडहर बन चुका था। जॉम्बी के बिखरे हुए समूह गलियों और दुकानों के सामने घूम रहे थे, उनकी हरकतें सुस्त और बेमिल थीं। यही वो जगह है, लिन जियान ने वॉकी टॉकी पर घोषणा की। जैसे ही सड़क साफ हुई, गाड़ियां योजना के अनुसार अलग हो गईं। शाशा और बिग लो मॉल और इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर की ओर चले गए, जबकि लिन जियान और चेन सिक्सवान उपनगरीय ट्रांसफार्मर स्टेशन की ओर चले गए। ट्रक की पैसेंजर सीट पर बैठी चेन सिक्सवान ने अपने सिर के ऊपर हैंडल को कसकर पकड़ रखा था और दूसरे हाथ में राइफल पकड़े हुए थी। उसके तनाव भरे चेहरे को देखकर लिन जियान ने उसे आश्वस्त किया, दिन का समय है। वहां ऐसा कोई जीव नहीं होना चाहिए, चेन सिक्सवान ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। मैं बस थोड़ा घबराया हुआ हूं। सब ठीक है, चिंता मत करो, लिन जियान ने सिर हिलाकर जवाब दिया। गंदगी से भरा ट्रक सड़क पर तेजी से दौड़ रहा था, उसका गरजता इंजन उसके पीछे ज़ॉम्बी की बढ़ती भीड़ को आकर्षित कर रहा था। जल्द ही दूर से ट्रांसफार्मर स्टेशन दिखाई दिया, जिसकी परिधि एक चेनलिंक बाड़ और कंक्रीट की दीवारों से चिह्नित थी। बस, लिन जियान ने स्टीयरिंग व्हील को एक तरफ खींचते हुए कहा। ट्रक फुटपाथ पर चढ़ा और बाड़ को तोड़ता हुआ सीधा स्टेशन की बाहरी दीवार की ओर बढ़ गया। वूम! टकरा जाना। एक तेज गर्जना के साथ मिट्टी का ट्रक दीवार से टकराया, जिससे ईंटें और मलबा हर दिशा में उड़ गया। स्टेशन की परिधि में अब एक बड़ा सा गड्ढा बन गया था। लिन जियान ने बिना समय गंवाए ट्रक से बाहर निकलकर वह दरार के पास पहुंचा, दोनों हाथ ऊपर उठाए और अपनी क्षमता का इस्तेमाल किया। तुरंत ही स्टील की सलाखें उभर आईं और एक मजबूत अस्थायी अवरोध का रूप ले लिया। झनकार! उनकी उन्नत यांत्रिक निर्माण क्षमता से मिली गति वृद्धि के कारण इस साधारण संरचना को पूरा होने में बस कुछ ही क्षण लगे। कुछ ही पलों में जहां दरार थी, वहां एक मजबूत स्टील की जालीदार दीवार खड़ी हो गई, जिसे स्टील की कीलों ने शेष ईंटों में मजबूती से जकड़ दिया। चेन सिक्सवान अभी ट्रक से बाहर निकली ही थी कि उसने देखा कि जिस जगह से वे गुजरे थे वह पहले से ही बंद थी। और क्या! वह तेजी से हो रहे परिवर्तन से स्तब्ध होकर बुदबुदाई। आह! जॉम्बी नए बने बैरियर की तरफ झुंड बनाकर आने लगे और स्टील की जाली पर बेतहाशा पंजे मारने लगे। उनके सड़े हुए हाथ मजबूत धातु को बेकार में रगड़ रहे थे। लिन जियान की गतिविधियां शांत और अभ्यासपूर्ण थीं, उसकी यांत्रिक क्षमता अब पहले से कहीं अधिक परिष्कृत थी। यह कैसे संभव है? चेन सिक्सवान ने पूछा, वह अभी भी इस उपलब्धि पर आश्चर्यचकित था। लिन जियान ने दबाव डाल रही भीड़ पर एक त्वरित नजर डाली और उदासीनता से उत्तर दिया, उन सबको मारने का कोई मतलब नहीं है, यह केवल समय की बर्बादी है। बाढ़ से दूर हटकर उसने चेन सिक्सवान को उसके पीछे आने का इशारा किया और स्टेशन के अंदर जाकर कूड़ा कचरा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ट्रांसफार्मर स्टेशन में लगे कैपेसिटर मुख्य रूप से 3 चरण वोल्टेज को संतुलित रखते थे, जिससे असंतुलन के कारण लाइन लॉस और उपकरणों को होने वाली क्षति को रोका जा सकता था। लिन जियान के लिए ये बहुत उपयोगी थे। भविष्य में अनंत ट्रेन को भारी मात्रा में बिजली की आवश्यकता होगी और कैपेसिटर लगाने से सर्किट के पावर फैक्टर में सुधार हो सकता है, प्रतिक्रियाशील ऊर्जा हानि कम हो सकती है और ग्रिड दक्षता बढ़ सकती है। उच्च शक्ति वाले हथियार स्थापित करने या ड्राइविंग मोड बदलने के लिए ये आवश्यक थे। इसके अलावा लिन जियान अपनी भक्षण क्षमता के जरिए धातुकृत पॉलीप्रोपाइलीन, द्रव परावैद्युत और एल्यूमिनियम फॉइल जैसी संधारित्र सामग्री का उत्पादन कर सकता था। ये सामग्रियां G-03 इलेक्ट्रिक ब्लेड ब्लूप्रिंट में वर्णित उच्च ऊर्जा संधारित्रों के लिए आधारभूत थीं। लिन जियान, हम इन्हें कैसे नष्ट करेंगे? चेन सिक्सवान लिन जियान के पीछे ट्रांसफार्मर स्टेशन में गई, बड़े करीने से पंक्तिबद्ध और विशाल धातु उपकरणों को देखती रही, उसका चेहरा भ्रम से भरा हुआ था। यह आसान है टीचर चेन, बस मुझे नजर रखने में मदद कीजिए। लिन जियान मुड़ा, मिट्टी के ट्रक का पैनल खोला और उस पर चढ़ गया। मैकेनिकल हार्ट को सक्रिय करते ही ढेर सारा सामान बाहर तैरने लगा और एक छोटी कैंटिलीवर क्रेन तेजी से आकार लेने लगी। समझ गया। चेन सिक्सवान ने तुरंत अपनी राइफल उठाई, गहरी सांस ली और सुरक्षा कवच हटा दिया। वह खुद को प्रोत्साहित करती रही, खुद को याद दिलाती रही कि एक टीममेट होने के नाते लिन जियान की रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है। हाथ में बंदूक होने पर साधारण ज़ॉम्बी ज्यादा खतरा नहीं बन सकते। लगभग 20 मिनट के बाद लिन जियान ने एक अस्थायी वाहन माउंटेड क्रेन का निर्माण पूरा कर लिया। वह ट्रक से कूद गया और दोनों हाथों में यांत्रिक उपकरण लेकर कैपेसिटर बैंक पर लगे बोल्टों को खोलना शुरू कर दिया। लिन जियान, तुम्हारे हाथ। चेन सिक्सवान ने उसके हाथों के पीछे की ओर लालिमा देखी और अनुमान लगाया कि यह कल रात बर्फीले कवच संयोजन के दौरान शीतदंश के कारण हुआ होगा। यह ठीक है। लिन जियान ने एक स्टील केबल का एक सिरा चेन सिक्सवान की ओर फेंका।
मुझे इसे घुमाने में मदद करो। 1 घंटे से ज्यादा की मेहनत के बाद आखिरकार दोनों ने 110 केवी का कैपेसिटर बैंक ट्रक पर चढ़ा दिया। अपने अस्थायी तरीके और विशेषज्ञता की कमी के बावजूद लिन जियान की यांत्रिक क्षमताओं ने इस प्रक्रिया को अपेक्षाकृत आसान बना दिया। वूम। गंदगी से भरा ट्रक फिर से दहाड़ने लगा, स्टेशन की दीवार को तोड़ता हुआ और चीखते हुए लाशों को अपने पहियों के नीचे कुचलता हुआ अपने मूल मार्ग पर वापस चला गया। जब हम पहले वहां से गुजरे थे तो मैंने देखा कि यूची पैदल यात्री मार्ग का इलाका काफी खुला है और कई गलियां आपस में जुड़ी हुई हैं। सामान इकट्ठा करने के बाद मैं लुओ ये के साथ कुछ जाल लगाने वापस जाऊंगा। शायद हम कुछ पकड़ पाए। लिन जियान ने दिन के उजाले में इलाके का मुआयना करने, जाल बिछाने और फिर ट्रेन में वापस आकर कवच प्लेटें और आइसब्रेकर शील्ड लगाने की योजना बनाई। देर रात वे अंधेरे में छिपे आतंक का सामना करने के लिए वापस लौटेंगे। कुछ दिन पहले चेन सिक्सवान ने सोचा होगा कि लिन जियान ऐसी बातें कहकर पागल हो गया है। अब उसके इरादों को समझते हुए उसने अपनी चिंता जाहिर की। क्या होगा अगर अभी भी उजाला है, शाशा और मैं पटरियों के किनारे किनारे चलते हुए आगे दोराहे की ओर जाएं। अगर योजनाएं बदलती हैं तो इससे हमें तालमेल बिठाने में मदद मिलेगी। बूम बूम बूम। गंदगी से भरा ट्रक तेजी से आगे बढ़ा। उसका सुझाव सुनकर लिन जियान ने चेन सिक्सवान को गंभीरता से देखा। आप सवारी कर सकते हैं? शाशा कर सकती है और मैं उसके साथ सवारी कर सकता हूं। हम दोनों मिलकर बेहतर सपोर्ट देते हैं। लिन जियान को ट्रेन तैयार करनी थी। लुओ ये की ऊंचाई और ताकत आवश्यक थी, इसलिए चेन सिक्सवान और शाशा की फुर्तीली जोड़ी को स्काउट के रूप में काम करना तर्कसंगत लगा। आश्चर्यचकित होकर लिन जियान ने चेन सिक्सवान की ओर देखा और मुस्कुराया। ठीक है, लेकिन तुम्हें और शाशा को सावधान रहना होगा। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो बस पीछे हट जाना। समझ गया। चेन सिक्सवान ने गहरी सांस ली। हम तो बस तोह ले रहे हैं। अगर कोई मुसीबत आई तो हम देर नहीं करेंगे। लिन जियान की अंधेरे में सक्रिय रूप से भयावह चीजों की तलाश करने की योजना जोखिम भरी थी, खासकर जब कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। अनंत ट्रेन के लिए एक भागने का रास्ता सुनिश्चित करने के लिए आसपास की पटरियों पर नजर रखना एक समझदारी भरा एहतियात था। कल रात की ट्रैक ब्रेक घटना के बाद चेन सिक्सवान अधिक सतर्क हो गए थे। ठीक है, यही योजना है। वो गंदगी से भरा ट्रक युशान स्टेशन के प्लेटफार्म पर आ गया। लिन जियान ने अपना हाथ उठाया और ज़ॉम्बी को भगाने के लिए पवन तोपों के गोले दागे, फिर ट्रक को एक फ्लैटबेड ट्रेलर पर चढ़ा दिया। कुछ ही देर बाद लुओ ये और शाशा एक ऑफरोड वाहन में वापस आए, जिसका ट्रंक और पिछली सीट अजीबोगरीब सामान से भरा हुआ था। यात्री सीट पर बैठी शाशा ने रंग बिरंगे कपड़ों से भरा एक बड़ा बैग पकड़ा हुआ था। पार्किंग में पहुंचकर वह उत्साह से बाहर निकली और दोनों को पुकारा, भाई लिन, बहन चेन, देखो हमने कितना सारा सामान पाया है। चेन सिक्सवान मदद के लिए दौड़ा। इतने सारे कपड़े क्यों? ये सब नए हैं। मॉल इनसे भरा हुआ था। शाशा ने पीछे की सीट खोली तो ढेर सारे उपकरण दिखाई दिए, टीवी, कंप्यूटर और रोबोटिक वैक्यूम, जिनका जिंदा रहने के लिए कोई खास इस्तेमाल नहीं होता। सर्वनाश के समय जब जीवन खतरे में था और ऊर्जा की कमी थी, ऐसी वस्तुएं जल शोधन या संचार उपकरणों की तुलना में कहीं कम मूल्यवान थीं। इनके अलावा शाशा और लुओ ये को एक माइक्रोवेव, एक ओवन और खाना पकाने के बर्तनों का एक सेट भी मिला था। अच्छा, इन्हें लोड करो। लिन जियान ने लुओ ये को मोटरसाइकिल को उतारने का निर्देश दिया और समूह ने जल्दी से ऑफरोड वाहन की आपूर्ति को कार नंबर 5 में स्थानांतरित कर दिया। शाशा, तुम और सिस्टर चेन मोटरसाइकिल चलाओ और आगे की पटरियों पर नजर रखो। लुओ ये और मैं फिर से शहर की ओर चलेंगे। बिना देर किए लिन जियान ने अगले कदम उठाए। शाम 6:50 बजे तक, रात होने में 1 घंटे से भी कम समय बचा था। शाशा ने अपना ग्रेनेड लॉन्चर लटकाया, हेलमेट पहना और चेन सिक्सवान के साथ चल पड़ी। मोटरसाइकिल एक झटके में प्लेटफॉर्म से दूर चली गई। लिन जियान लुओ ये के ऑफरोड वाहन में चढ़ गया। शाशा बहुत छोटी है, फिर भी वह एक पेशेवर की तरह साइकिल चलाती है। लुओ ये ने कंधे उचका दिए। वो चीजों को लड़कों की तरह जल्दी समझ लेती है। उसे चीजों से छेड़छाड़ करना बहुत पसंद है। चलो चलें। लिन जियान मुस्कुराया, यह महसूस करते हुए कि शाशा जोड़ी का दिमाग था। ऑफरोड वाहन यूची शहर पहुंचा तथा दूर से निरीक्षण करने के लिए सड़कों से दूर रुक गया। वह इलाका लिन जियान ने ज़ॉम्बी से भरे एक गोलाकार चौक की ओर इशारा किया। आत्मा तरंग मानों के आधार पर यह शायद सबसे कम सूचकांक वाला क्षेत्र है। हालांकि यह सिर्फ मेरा अनुमान है। जब तक मैं एक स्पीकर और कुछ लाइटें लगाती हूं, तब तक उन्हें लुभाने के लिए इधर उधर गाड़ी चलाओ। फिर उसने कई गलियों की ओर इशारा किया। लो बस।
मैं ट्रिपवायर, जाल और कांटों वाली दीवारें लगा दूंगा। दूसरी मंजिल की बालकनी से तुम मुझे अपनी बंदूक से कवर कर सकते हो और हम जल्दी से भागने के लिए कार पास में ही खड़ी रखेंगे। समझ गया भाई लिन। ठोस युद्ध कौशल वाले पूर्व सैनिक लुओ ये ने योजना को तुरंत समझ लिया। ये तो बस एहतियाती कदम हैं, लिन शियान ने गंभीरता से चेतावनी दी। अगर हालात बिगड़े तो हम तुरंत पीछे हट जाएंगे। शाशा और चेन हमें प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे और हम तुरंत वहां से निकल जाएंगे। योजना सरल थी, रात के भयावह दृश्यों को स्पीकर और लाइटों से खुले चौक में खींचो। अगर संभव हो तो वे जमीन और जाल का इस्तेमाल करके हमला करेंगे। अगर स्थिति बिगड़ती तो वे भाग जाएंगे। भयानक रक्त क्रिस्टल के लिए उन्हें जोखिम उठाना ही था। डार्क रेडियो के बिना लिन जियान को व्यापार के लिए कोई और काफिला नहीं मिल सकता था। बीप 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 कलाई घड़ी का अलार्म फिर बस उठा। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, लुओ ये ने योजना के अनुसार ऑफरोड गाड़ी को पैदल चलने वालों वाली गली में दौड़ा दिया, जिससे ज़ॉम्बी लोगों का एक बड़ा झुंड वहां इकट्ठा हो गया। इस बीच लिन जियान अब खाली पड़ी सड़क का इस्तेमाल करके चौक की ओर तेजी से बढ़ा। वहां उसने सड़क के किनारे एक बैटरी लगाई, एक स्पीकर बनाया और चौक के चारों ओर गोलाकार आकृति में कई फ्लडलाइट्स लगाईं। स्पीकर को तारों के जरिए मुख्य स्थान से जोड़ा गया था। पूर्व निर्धारित मार्ग का अनुसरण करते हुए लिन जियान ने तेजी से ट्रिपवायर और पशु जाल स्थापित किए और उन्हें अपने हाथ की एक सरल लहर से लगभग सहजता से बनाया। खटखट खटखट। एक संकरी गली में लिन जियान ने अपनी पवन तोप का उपयोग करते हुए बाधा डालने वाले लाशों को नष्ट कर दिया, साथ ही चोक पॉइंट्स और सीमित क्षेत्रों में विशेष जाल बिछाए। एक निकास द्वार पर उसने एक नुकीली दीवार स्थापित की, एक गुरुत्वाकर्षण प्रेरित यंत्र जो गिरेगा और अपने उस्तरे नुकीले दांतों के नीचे किसी भी पीछा करने वाले को फंसा लेगा। ये उपकरण सरल थे, इनका उद्देश्य उन भयानक जीवों को नष्ट करना नहीं था, बल्कि लिन जियान को भागने का समय देना था। पहली बार उन भयानक शक्तियों का सामना करते हुए उसने अत्यधिक सावधानी बरती। अपना सेटअप पूरा करने के बाद लिन जियान सड़क के किनारे भागा और उसने देखा कि लुओ ये का ऑफरोड वाहन उसकी ओर तेजी से आ रहा है, जिसके पीछे लाशें भी हैं। गाड़ी जोर से रुकी। लिन शियान उछलकर पैसेंजर सीट पर बैठ गया। तभी लुओ ये ने गैस पर दबाव डाला और शहर के बाहरी इलाके की ओर तेजी से बढ़ गया। स्टेशन पर मुसीबत आने से बचने के लिए लुओ ये ने मुख्य सड़क पर एक चक्कर लगाया और भीड़ से बचते हुए वापस यूची स्टेशन पहुंच गया। वापस आकर उन्होंने ऑफरोड वाहन को फ्लैटबेड ट्रेलर पर लाद दिया। चेन सिक्सवान और शाशा हेडलाइट जलाकर मोटरसाइकिल चलाते हुए रेलवे के किनारे स्काउटिंग से लौटे। चेन सिक्सवान घोड़े से उतरी और अपना हेलमेट उतार दिया। हम ज्यादा दूर नहीं गए थे, लेकिन हमें वह खास ब्रांच लाइन मिल गई। वह नई बनी थी, लेकिन हमारे पास ट्रैक स्विच बदलने के उपकरण नहीं थे। कोई बात नहीं, लिन जियान ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। अगर यह नया है तो शायद यह भूमिगत शहर के लिए है। वहां पहुंचने पर हम स्विच ठीक कर देंगे। फिलहाल ट्रेन में चढ़ो और आराम करो। लिन जियान और लुओ ये ने बाकी गाड़ियों पर कवच चढ़ाना फिर से शुरू कर दिया। इस बीच चेन सिक्सवान और शाशा दिन में पहले इकट्ठा की गई रसद को छांट रहे थे। गाड़ी संख्या 1 और 2 के लिए लिन जियान ने धातु भंडारण अलमारियां बनाने के लिए मैकेनिकल हार्ट का इस्तेमाल किया। गाड़ी संख्या 3 और 4, जिनका इस्तेमाल शुरू में तांग हाई के काफिले द्वारा सामग्री भंडारण के लिए किया जाता था, में जालीदार विभाजन लगाए गए थे ताकि सामान बिखरने से बचा जा सके। कवच उन्नयन पूरा होने के बाद लिन जियान ने गाड़ियों को फिर से व्यवस्थित करने की योजना बनाई, जिसमें जल आपूर्ति प्रणाली को उन्नत करना भी शामिल था। हर काम को चरणबद्ध तरीके से निपटाना था। सिस्टम संकेत मालगाड़ी के डिब्बों को तोड़फोड़ कर नष्ट करने के साथ साथ लिन जियान ने बख्तरबंद छतें भी बनाईं। प्रत्येक डिब्बे का वजन कई टन होने के बावजूद प्राप्त यांत्रिक कोर पॉइंट एक कार को नष्ट करने के बराबर थे। खुशकिस्मती से लिन जियान को बस सामान की जरूरत थी। इन गाड़ियों की सरल संरचना के कारण इन्हें जल्दी से तोड़ा जा सकता था। कौशल उन्नयन अधिसूचना उन्नत कौशल के साथ लिन जियान की खाने की क्षमता बढ़ गई। आधे घंटे के भीतर वह एक खाली गाड़ी को भी संभाल सकता था। वर्तमान स्थिति अंदर और बाहर टीम ने अथक परिश्रम किया। अंतिम बख्तरबंद छत पैनल को वेल्ड करने के बाद इन्फिनिट ट्रेन अपने फ्लैटबेड ट्रेलर को छोड़कर अब पूरी तरह से काले कवच से ढकी हुई थी। रात में ट्रेन किसी स्टील के किले जैसी भव्य आभा बिखेर रही थी। लिन जियान ने कहा, आइसब्रेकर शील्ड के लिए हम टैंक की कवच सामग्री को टंगस्टन टाइटेनियम मिश्र धातु कनेक्टर के साथ मिलाकर उपयोग करेंगे। भेल 03 हेवी गैस टरबाइन लोकोमोटिव के सामने लिन जियान और लुओ ये ने सबसे महत्वपूर्ण घटक स्थापित करना शुरू किया, विशाल फ्रंट शील्ड।
धातु की कठोर झनकार गूंज उठी जब लिन जियान के चमकते हाथों ने भारी मात्रा में धातु को आकार दिया, गढ़ा और उसे एक मोटी, ठोस बर्फ तोड़ने वाली ढाल में जोड़ा। 5 टन से अधिक वजन वाली इस ढाल को क्रेन की सहायता से स्थापित करने में 1 घंटे से अधिक समय लगा। अब छत, साइड, पहिए और आगे का हिस्सा सब मजबूत हो गया है। आखिरकार यह एक बख्तरबंद ट्रेन जैसी दिखने लगी है, लिन जियान ने अपनी उपलब्धि की प्रशंसा करते हुए माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। ट्रेन सिर्फ बख्तरबंद ही नहीं थी, काफी भारी भी थी। लिन जियान ने अंदाजा लगाया कि पहले जिस पीले दानव का उन्होंने सामना किया था वह भी इसे हिला नहीं पाएगा। हालांकि अतिरिक्त वजन का मतलब था कि किकी की अपनी शक्तियों से आगे की गाड़ी को उठाने की क्षमता अब बहुत सीमित हो गई थी, जब तक कि उसकी क्षमताओं में और अधिक विकास न हो जाए। चलो आराम करते हैं, लो ये, लिन जियान ने कहा, यह देखते हुए कि सुबह के 5 बज चुके थे। वे रात भर काम कर रहे थे। गाड़ी नंबर 1 में लिन जियान ने पाया कि चेन सिक्सुआन और शाशा ने अंदर का सामान बड़े करीने से व्यवस्थित कर दिया था। मजबूत ट्रेन अब ज्यादा रहने लायक माहौल में थी और एक चलता फिरता किला बनने के करीब पहुंच रही थी। किकी कैसी है? लिन जियान ने पूछा। चेन सिक्सुआन ने तौलिए से किकी के चेहरे का पसीना पोंछते हुए चिंतित स्वर में कहा, वह अभी तक नहीं जागी है। मुझे लगता है उसे कोई बुरा सपना आया है, उसे लगातार पसीना आ रहा है। किकी की आंखों का निरीक्षण करते हुए लिन जियान ने देखा कि काला, स्याही जैसा पदार्थ वापस आ रहा है। उसने भौहें चढ़ाई। लगता है भयानक रक्त क्रिस्टल पर्याप्त नहीं थे, वह बुदबुदाया। चेन सिक्सुआन ने जवाब दिया, लेकिन हमें नहीं पता कि हमें और कितनी जरूरत होगी। लिन जियान ने आह भरी। अगर हम और इकट्ठा कर सकें तो हम डार्क रेडियो को फिर से चालू करने के लिए एक रख लेंगे। शायद हम कोशिश और गलती पर निर्भर रहने के बजाय किसी और के साथ व्यापार कर सकें। व्यापार अधिक सुरक्षित होगा और अतिरिक्त जानकारी भी मिल सकेगी। हम कब निकलेंगे? चेन सिक्सुआन ने पूछा। चलो अभी आराम करते हैं। मैं थोड़ी ताकत हासिल कर लूंगा और सुबह होने से पहले कैपेसिटर और ट्रांसफॉर्मर संभाल लूंगा। तैयार रहना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है। रात शांत थी और अंधेरे आसमान से हल्की बर्फ गिर रही थी। लिन जियान गंदगी ट्रक के कार्गो बेड में बैठा था और कैपेसिटर बैंक को खा रहा था, जिसे अनंत ट्रेन के फ्लैटबेड ट्रेलर पर चढ़ाया गया था। सिस्टम सूचनाएं 110 केवी का कैपेसिटर बैंक बहुत बड़ा और जटिल डिजाइन वाला था। अपने लेवल 3 मैकेनिकल डिवोर कौशल के बावजूद लिन जियान को इसे पूरी तरह से निगलने में लगभग 4 घंटे लगे। जब प्रगति बार 100% पर पहुंच गया तो उसकी दृष्टि में बैंगनी प्रकाश की एक चमक उभरी। सफल भक्षण। पावर सर्ज, दुर्लभ विद्युत ऊर्जा को मुक्त करने के लिए वोल्टेज की एक निश्चित मात्रा को संचित करें। शक्ति का उछाल। एक दुर्लभ कौशल। लिन जियान की आंखें चमक उठीं जब उसने अपनी हथेली ऊपर उठाई और ऊर्जा प्रवाहित की। उसके हाथ में एक हल्की नीली चमक इकट्ठा होने लगी जो लगातार बढ़ती जा रही थी और गर्मी बिखेर रही थी। उसने अपनी हथेली को गंदगी ट्रक के स्टील पैनल पर निशाना बनाया। बज्जट, जैप। एक चमकदार विद्युत चाप निकला, ट्रक की स्टील प्लेट को भेदते हुए एक छोटा सा चमकदार छेद बना दिया। आसपास की धातु लाल गर्म चमक उठी जिससे गर्मी की कुछ लपटें निकल रही थीं। हवा से बिजली पैदा करना, यह मेरे यांत्रिक हृदय के लिए एक बेहतरीन पूरक है। अब मैं सीधे बिजली पैदा कर सकता हूं, लिन जियान ने धीरे से कहा। उसने अपनी हल्की जली हुई हथेली पर फूंक मारी और भौहें सिकोड़ लीं। हालांकि इसे चार्ज होने में समय लगता है और मैं जितना सहन कर सकता हूं उसकी भी एक सीमा है, वरना मेरा शरीर इसे झेल नहीं पाएगा। इसके साथ ही उनकी विशेषताओं को एक और बढ़ावा मिला। गति विशेषता उन्नत। अद्भुत। लिन जियान खड़ा हो गया। उसे अपने अंगों में विस्फोटक गति का एहसास हुआ। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी दृष्टि, सजगता और समन्वय सब कुछ काफी तेज हो गया था। उसने पलकें झपकाईं और देखा कि कैसे कुछ देर धुंधली दिखने के बाद चीजें जल्दी ही साफ दिखने लगीं। दूर तक देखने पर उसे रात में देखने की क्षमता में काफी सुधार हुआ था। तो गति का मतलब सिर्फ गति नहीं है, उसे खुशी से एहसास हुआ। उसकी बढ़ी हुई गति और प्रतिक्रियाएं अब ब्लू प्लैनेट के आम इंसानों की सीमाओं से आगे निकल गईं। हालांकि अभी भी राक्षसों के बराबर नहीं, लेकिन इसके फायदे अनमोल थे। यांत्रिक निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने वाले किसी व्यक्ति के लिए बलवान शक्ति प्राथमिकता नहीं थी। हालांकि गति ने उसकी धारणा, प्रतिक्रिया समय और उत्तरजीविता को काफी हद तक बढ़ा दिया था। बहुत बढ़िया। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। लिन जियान ने अधूरे G-03 इलेक्ट्रिक ब्लेड को पुनः प्राप्त किया और घटकों को जोड़ना शुरू किया। उच्च ऊर्जा कैपेसिटर, एक आर्क डिस्चार्ज डिवाइस और एक उच्च आवृत्ति जनरेटर। कुछ ही समय में G-03 इलेक्ट्रिक
ब्लेड पूर्ण हो गया। सामान्यतः इसे रिचार्जेबल मॉड्यूल या डिस्पोजेबल ऊर्जा पैक के माध्यम से संचालित किया जा सकता था, लेकिन लिन जियान के पावर सर्च कौशल ने इनकी आवश्यकता को समाप्त कर दिया। ब्लेड को पकड़कर उसने अपनी क्षमता का इस्तेमाल करके उसे चार्ज किया। स्विच को सक्रिय करते हुए उसने देखा कि एक हल्की सी गुंजन हुई और चांदी के ब्लेड से एक हल्की चमक निकली, जिसमें छोटे छोटे विद्युत आर्क्स चटक रहे थे। क्या खूबसूरती है! लिन जियान की आंखें चमक उठीं। यह हथियार नजदीकी मुकाबले और आत्मरक्षा के लिए बिल्कुल सही था। थोड़ी देर तक उसकी प्रशंसा करने के बाद उसने ब्लेड को म्यान में रख लिया और अपना ध्यान गंदगी से भरे ट्रक और उन उपकरणों को देखने में लगा दिया जिन्हें शाशा और अन्य लोग वापस लाए थे। उन्होंने जोखिम को न्यूनतम करने के लिए सुबह होने से पहले ही कार्य करने का निर्णय लिया। ट्रेन के अंदर लुओ ये और शाशा गोला बारूद भर रहे थे और अतिरिक्त मैगजीन तैयार कर रहे थे। चेन सिक्सुआन मदद कर रहा था और काम करते हुए पूरी प्रक्रिया सीख रहा था। तनावपूर्ण माहौल से लग रहा था कि हर कोई किसी बड़े टकराव की तैयारी कर रहा है। सिस्टम सूचनाएं गंदगी से भरे ट्रक को सामान निकालने में 20 मिनट से अधिक का समय लगा, जिससे मालवाहक गाड़ी के समान लेकिन उससे थोड़ी कम सामग्री प्राप्त हुई। वियोजन परिणाम उपकरण झटपट खा लिए गए, मानो नाश्ता कर रहे हों। हालांकि लाभ मामूली थे, लेकिन उन्होंने जल शोधन, वायु संचार और संचार प्रणालियों जैसी भविष्य की परियोजनाओं के लिए विविध सामग्रियां प्रदान की। मैकेनिकल कोर स्थिति मैं करीब हूं। एक और बड़ा इंजन मुझे लेवल 3 तक पहुंचा सकता है। लिन जियान की आंखें उत्सुकता से चमक उठीं। मैकेनिकल अवेकनिंग एक ऐसा मील का पत्थर था जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। हालांकि एक सही सलामत लोकोमोटिव ढूंढना और उसे बिना किसी रुकावट के पूरा करना 10 घंटे से ज्यादा एक चुनौतीपूर्ण काम था। अगर वह डर्ट ट्रक जैसे वाहनों पर निर्भर होता तो उसे कम से कम 20 और वाहन वापस लाने पड़ते, जो एक मुश्किल काम होता। इसके अलावा मैकेनिकल हार्ट के उच्च स्तर से छोटी मशीनों से कम अंक मिलते, जिससे उसे बड़े, ज्यादा जटिल उपकरणों को निशाना बनाना पड़ता। बीप बीप। लिन जियान का अलार्म बज गया। अब दोपहर के 2 बज चुके थे, लेकिन आसमान अभी भी अंधेरे में डूबा हुआ था। फ्लैटबेड ट्रेलर को हटाने से उन्होंने ट्रेन का बोझ कम कर दिया और अपनी क्षमताओं को बढ़ा लिया, जो एक महत्वपूर्ण लाभ था। वाह! लिन जियान ने गाड़ी नंबर 5 का पिछला दरवाजा खोला। अंदर लुओ ये और शाशा पूरी तरह से तैयार थे। क्या हम बाहर जा रहे हैं? चेन सिक्सुआन ने लिन जियान के प्रवेश करते ही पूछा। हाँ, लिन जियान ने उत्तर दिया। उन्होंने चेन सिक्सुआन को ड्राइवर के केबिन में हथियार बंद और सहायता के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया। भारी गोलाबारी से लैस शाशा को ट्रेन के आसपास की सुरक्षा और जरूरत पड़ने पर कवर फायर देने का काम सौंपा गया था। दूसरी ओर लिन जियान और लुओ ये यूची शहर की ओर गाड़ी चलाएंगे। उनका लक्ष्य उन भयानक प्राणियों की तलाश करना। वूम। ऑफरोड वाहन की नारंगी पीली हेडलाइट्स अंधेरे को चीरते हुए शहर की ओर बढ़ रही थीं। लिन जियान यात्री सीट पर बैठा अपने हाथों में रखी स्वचालित राइफल का निरीक्षण कर रहा था। उसने उसका खाका पहले ही देख लिया था। स्वचालित राइफल बनाना उसके लिए क्रेन बनाने से कम चुनौतीपूर्ण था। बस समस्या गोला बारूद की थी। उनकी मारक क्षमता की कमी का सिंड्रोम फिर से उभरने लगा था। अगर लिन जियान बारूद और विस्फोटक पदार्थों की समस्या का समाधान कर सकता है, तो वह गोलियों और गोले का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकता है, यहां तक कि दूर से राक्षसों से लड़ने के लिए वाहनों पर लगे बुर्ज और मशीन गन प्लेटफॉर्म भी बना सकता है। इससे ट्रेन की छत पर हाथापाई की जरूरत खत्म हो जाएगी। लुओ ये ने लिन जियान की अजीब अभिव्यक्ति पर नजर डाली और धीमी आवाज में कहा, भाई जियान, मैं किसी भी राक्षस को काट सकता हूं। लिन जियान ने उसे हैरानी से देखा, फिर मुस्कुराया। जिन राक्षसों को हम काट सकते हैं वे ठीक हैं। अगर हम उन्हें हरा नहीं सकते तो हम भाग सकते हैं। मुझे भूतों की ज्यादा चिंता है। भूत? लुओ ये ने पिछली सीट पर रखी मशीन गन और स्टीलसलेंग ग्रेटस्वॉर्ड की ओर इशारा किया। क्या इन्हें काटा नहीं जा सकता? मुझे नहीं पता, लिन जियान ने भारी स्वर में कहा। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने उन्हें देखा है, ऐसे अलौकिक प्राणी जिन्हें मारा नहीं जा सकता। लिन जियान ने अंधेरे में लिपटे शहर की आकृति को देखा और कहा, यहाँ रात में तरह तरह की अजीबोगरीब चीजें होती हैं। सावधानी बरतना ही बेहतर है। लुओ ये ने चुपचाप सिर हिलाया। कुछ ही देर में ऑफरोड गाड़ी पैदल यात्रियों वाली सड़क के पास शहर की एक मुख्य सड़क पर पहुंच गई। इंजन की आवाज और हेडलाइट्स ने उन्मत्त ज़ॉम्बी के झुंड को आकर्षित किया। घिरने से बचने के लिए वे दोनों गाड़ी से बाहर निकल गए। ऊपर चलो, मेरे इशारे का इंतजार करो, लिन जियान ने लुओ ये की तरफ वॉकी टॉकी थमाते हुए निर्देश दिया।
दोनों अलग हो गए। लो ये हाथ में मशीन गन लिए पास के एक मॉल की दूसरी मंजिल पर स्थित अवलोकन डेक की ओर बढ़ गया। इस बीच लिन जियान एक गली से होते हुए प्लाजा की ओर भागा। अंधेरे में लिन जियान की उन्नत दृष्टि उसे आगे छिपे ज़ॉम्बी का पता लगाने में सक्षम बनाती थी। बाएं हाथ से अपनी पवन तोप और दाएं हाथ से विद्युत ब्लेड पकड़े वह रात को चीरती हुई परछाई की तरह आगे बढ़ रहा था। आह! एक ठंडी चमक फैली और कुछ लाशें मुड़ने से पहले ही अपने सिर खो बैठीं। वुफ वुफ! गली में लाशों के कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। वे लिन जियान का पीछा कर रहे थे, तभी उन्हें पवन तोपों की गोलियों की बौछार का सामना करना पड़ा जिससे उनके सिर फट गए। थोड़ी देर रुककर लिन जियान ने एक छोटा रिमोट कंट्रोल निकाला और एक बटन दबाया। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। एक तेज भयानक धुन अंधेरे चौक में गूंज उठी जिसने युची शहर की रात की खामोशी को तोड़ दिया। क्लिक! चमकदार फ्लडलाइट्स ने अंधेरे को चीरते हुए गोलाकार चौक को रोशन कर दिया। लिन जियान ने जो भी सामग्री मिल सकी उसी से सेटअप तैयार किया था। स्पीकर द्वारा गाने का यांत्रिक विकृत प्रस्तुतिकरण उसे एक बेचैन करने वाला स्वर दे रहा था। गली से निकलकर लिन जियान तेजी से एक छिपे हुए चबूतरे पर चढ़ गया जो छाया में छिपा था। वहां से वह और लुओ ये एक गली दूर खड़े होकर चौक को देख रहे थे। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। क्लिक करें। लुओ ये कोई हलचल? लिन जियान ने वॉकी टॉकी का परीक्षण किया। अभी तक कुछ नहीं। लुओ ये की आवाज आई। लिन जियान ने राहत महसूस की और समय पर नजर डाली। सुबह के 2:45 बजे। भोर होने में अभी 1.5 घंटा बाकी था। अगर उन्हें कोई समस्या नहीं हुई तो वे सूरज उगते ही निकल जाएंगे। अपने इलेक्ट्रिक ब्लेड को म्यान में रखते हुए लिन जियान ने अपनी स्वचालित राइफल निकाली और छाया में सतर्क रहा। जैसे जैसे मिनट बीतते गए तेज संगीत ने आसपास की गलियों से ज़ॉम्बी की लहरों को अपनी ओर आकर्षित किया। आवाज के प्रति संवेदनशील वे चौक में झुंड बनाकर घुस आए। उनकी सड़ती आंखें बेतरतीब ढंग से शिकार की तलाश में थीं। वे गुर्राते और हवा में पंजे मारते हुए स्पीकर को घेर लेते थे। 2:50 पूर्वाह्न और अधिक लाशें आ गईं। सुबह 3:05 बजे तक गोलाकार चौक ज़ॉम्बी, लाश जैसे कुत्तों और काले सेंटीपीड जैसे जीवों द्वारा नियंत्रित भूतों से भर गया था। अगर कोई बचा हुआ व्यक्ति अभी भी शहर में छिपा हुआ था तो यह कोलाहल निश्चित रूप से उसे डरा देगा। लो ये लिन जियान ने फोन किया। कुछ नहीं भाई जियान, अगर वे काले सेंटीपीड राक्षस यहाँ हैं तो मैं उन्हें नहीं देख पा रहा हूँ, लो ये ने उत्तर दिया। लिन जियान ने भौहें चढ़ाई। शायद नहीं। ये चीजें भले ही डरावनी हो, लाल मोती नहीं गिराती या काली धुंध नहीं छोड़ती। ये वो नहीं है जिनकी हमें तलाश है। क्या हमें थोड़ी देर और इंतजार करना चाहिए? हाँ चलो इंतजार करते हैं, लिन जियान ने धीरे से कहा। 3:15 पूर्वाह्न चौक में संगीत बजता रहा। लिन जियान छाया से दृश्य को देखते हुए एकाग्रचित्त रहा। अचानक स्पीकर का संगीत विकृत होने लगा। आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। कभी साफ सुनाई देने वाली धुन धीमी और गहरी होती गई, अशुभ और भयावह होती गई। यह किसी छोटी बच्ची की आवाज जैसी लग रही थी, खींची हुई और विकृत, इतनी डरावनी कि गर्दन के रोंगटे खड़े हो जाएं। लो ये सतर्क रहो, कुछ गड़बड़ है, लिन जियान ने वॉकी टॉकी पर चेतावनी दी। लेकिन कुछ क्षण बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। लिन जियान ने भौहें सिकोड़ी और फिर से बटन दबाया। लो ये जैसे ही लिन जियान ने वॉकी टॉकी की ओर देखा उसने देखा कि सिग्नल लाइट से एक हल्की लाल चमक निकल रही थी जो पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गई थी। अजीब बात है, अभी कुछ देर पहले तो यह काम कर रहा था। क्या लो ये को कुछ हुआ है? यह एहसास लिन जियान पर बिजली की तरह टूट पड़ा जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तुरंत ही निगरानी स्थल को छोड़कर उसने लो ये के स्थान पर जाने का निर्णय लिया। हालांकि जैसे ही लिन जियान छाया से बाहर आया अचानक एक ठंड उस पर छा गई, मानो कोई उसे देख रहा हो। उसने सहज ही ऊपर देखा, कुछ नहीं। अपनी टॉर्च जलाकर उसने उसकी रोशनी गली की दीवारों और छतों पर घुमाई। फिर भी कुछ नहीं। क्या यह सिर्फ मेरी कल्पना थी? लिन जियान बुदबुदाया, लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ती ही गई। उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें उभर आईं और एक जाना पहचाना डर उसकी रीढ़ की हड्डी में रेंगने लगा, भी आदिम डर जो उसे तब महसूस हुआ था जब जियांग शहर में उस पीले दानव ने अपनी नजरें उस पर गड़ा दी थीं। पूर्णतः सहज ज्ञान के आधार पर कार्य करते हुए उन्होंने मुड़कर अपनी स्वचालित राइफल से हवा में गोली चलाई, जिसके साथ ही कई पवन तोपों के विस्फोट भी हुए। दादा दादा, बूम बूम।
गोलियों की आवाज और हवा के झोंकों ने अंधेरी गली को रोशन कर दिया। और फिर उसने उन्हें देखा। ऊपर की दीवारों से चिपके हुए 3 भयानक कंकालनुमा चेहरे उसकी नजर में उभर आए। कुछ क्षण पहले टॉर्च की रोशनी में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब टॉर्च की रोशनी में वे विचित्र जीव साफ दिखाई देने लगे। ये घृणित प्राणी पिघले हुए लाशों की तरह एक शरीर में मिल गए थे, मकड़ी जैसे पैर थे और उनके विकृत चेहरों पर भयानक मुस्कान थी। वे उसे कब से देख रहे थे? दोनों जीव भी उतने ही हैरान थे कि लिन जियान ने उन्हें खोज लिया था और बिना किसी हिचकिचाहट के हमला कर दिया। गोलियों ने उनके मांस को चीर डाला, काला खून छलक आया जो जमीन पर गिरते ही फुफकारता और तड़पता हुआ तीखा धुआं छोड़ रहा था। तुम्हें मारा जा सकता है, लिन जियान ने आश्चर्य से कहा। जब उसकी टॉर्च ने पहले कुछ नहीं दिखाया तो उसने मान लिया था कि ये जीव अमूर्त हैं। लेकिन जैसे ही आग की रोशनी ने उन्हें उजागर किया, गोलियां कारगर साबित हुईं और उनकी त्वचा को चीरती हुई निकल गईं। प्राणियों ने क्रोध की सामूहिक बहरा कर देने वाली दहाड़ निकाली। उनमें से एक सिर आगे की ओर झुका, उसका मुंह अस्वाभाविक रूप से चौड़ा हो गया जिससे दांतेदार दांतों की पंक्तियां दिखने लगीं और लिन जियान की ओर काले रक्त की धार फूट पड़ी। लानत है, आने वाले खून में घातक खतरे को भांपते हुए लिन जियान ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और बैकलैश को सक्रिय कर दिया। आगे बढ़ने के बजाय वह लगभग अंधा कर देने वाली गति से तेजी से आगे बढ़ा और सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। हिस्स काला खून उस चबूतरे पर फैल गया जहां लिन जियान अभी अभी खड़ा था। इससे एक तीखी तीखी बदबू फैल रही थी और धातु जंग खा रही थी और सफेद धुआं लहरों की तरह उठ रहा था। यह कोई मजाक नहीं है, लिन जियान ने सोचा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह छाया में दुबका हुआ अपनी रणनीति पर पुनर्विचार कर रहा था। हालात बहुत बिगड़ चुके थे, लेकिन एक बात साफ थी, ये जीव अजेय नहीं थे। अगर उसने सही तरीके से काम लिया तो शायद वो जिंदा बच जाए। हवा में जंग की बदबू फैल गई जिससे लिन जियान सदमे से पीछे हट गया। उसने मन ही मन गाली दी, अरे यार, क्या ये कोई एलियन है? ये तो संक्षारक एसिड भी छिड़कता है। बैंग बैंग बैंग। 3 सिर वाला राक्षस बेकाबू गति से दीवार से नीचे उतरा और लिन जियान पर झपटा। उसके 3 विचित्र सिर खुले हुए थे और काले खून की धाराएं उसकी ओर छिड़क रही थीं। लिन जियान तेजी से एक संकरी गली के कोने में भाग गया और पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे एक लोहे की बाड़ जैसी दीवार दिखाई दी।